एंगेजमेंट की एक रात पहले मेरी फियांसे और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड एक होटल में इतना वाइल्ड पार्टी कर रहे थे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये न्यूज़ सुनकर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तुरंत मुड़कर माइक छीन लिया और स्टेज पर चला गया। सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू जो आप इस पार्टी में आए। चिन रानवे को आज कुछ काम आ गया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं अब जो अनाउंस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरे और चिन रानवे के बीच की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में जिसे चाहे उससे शादी करने के लिए फ्री हैं। मेरी ये बात सुनते ही जो लोग मेरा मजाक बनते देखना चाहते थे वो सब शॉक रह गए और फिर डिसबिलीफ में आपस में बात करने लगे। गू मुशेंग ने सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ दी। गू फैमिली का बिजनेस अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, क्या वो इतनी आसानी से ये अलायंस तोड़ सकते हैं? ये सुनकर फैंग पिंग गुस्से से चिल्लाई, तुम एक औरत को भी संभाल कर नहीं रख सकते, सच में एकदम यूजलेस हो। तुम्हारा क्या फायदा है? आज यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, तुमने हम गू फैमिली की नाक कटवा दी। अभी इसी वक्त अंकल चिन से सॉरी बोलो। अगर तुमने आज ये एंगेजमेंट तोड़ी तो मैं मान लूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है। ये सुनकर मैं हल्के से हंसा। ठीक है आंटी, तो क्या अब मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना कंटिन्यू करूं? मेरी इस बात पर मेरी माँ फैंग पिंग मुझे डिसबिलीव से देखने लगी। उनकी नजरों में मैं बस एक बात मानने वाला पपेट था। ये कहकर मैं मुड़ा और पार्टी से बाहर निकल गया। मेरे जाते ही लोग पहले तो शॉक में रह गए और फिर हैरानी से बड़बड़ाने लगे। गू मुशेंग के सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ने के बाद क्या गू फैमिली का बिजनेस अब चल पाएगा? क्या इन अमीर परिवारों की अलायंस ऐसे ही कभी भी तोड़ी जा सकती है? तभी मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा और अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। जब मैंने कॉलर का नाम देखा तो मेरा चेहरा कोल्ड हो गया। मैंने कॉल रिसीव किया। गू मुशेंग, अभी के अभी वापस आओ और यहाँ आकर सबसे सॉरी बोलो और अपनी गलती मानो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने क्या गलत किया है? क्या चिन रानवही को सॉरी नहीं बोलना चाहिए? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम चिन रानवही से सॉरी बोलवाओगे? मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, हम चिन फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप बात मान लो। आज तुमने हमसे बिना डिस्कस किए एंगेजमेंट तोड़ने की अनाउंसमेंट क्यों की? क्या तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पेरेंट्स की कोई वैल्यू है भी या नहीं? बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी हमें शांति से जीने नहीं दिया। अब तुमने अपनी माँ को इतना गुस्सा दिलाया है कि वो बेहोश हो गई हैं। क्या तुम उनकी जान लेना चाहते हो? अगर वो बेहोश हो गई हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, मुझे बताने का क्या फायदा? गू मुशेंग, मैं मान लेता हूं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम आज वापस नहीं आए तो दफा हो जाओ और कभी लौट कर मत आना। ठीक है, मैं अभी अपना सामान पैक करना शुरू करता हूँ। ये कहकर मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। थोड़ी ही देर में गू ज़ेनहे ने फिर से कॉल किया। ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैंने सीधा उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ ही देर में मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंच गया और सामने खड़े घर को देखने लगा। भले ही ये एक अमीर परिवारों की अलायंस थी, लेकिन सच तो यही है कि मैंने किन रानवे के पीछे 3 साल तक पागलों की तरह ट्राई किया था। किन रानवे को बाहर का खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कुकिंग सीखी। उसे क्लैनलीनेस पसंद थी, इसलिए मैं पूरे घर को एकदम क्लीन रखता था। सब कहते हैं कि शादी को दोनों लोगों को मिलकर चलाना पड़ता है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने हाथों में रखी मेडिकल रिपोर्ट्स को फाड़कर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और जो कपल मग्स और स्लिपर्स मैंने खरीदे थे वो सब कचरे में फेंक दिए। जाते वक्त मेरे हाथ में वो एंगेजमेंट रिंग आई। मैंने बॉक्स खोलकर उसे एक बार देखा और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। गुड बाय किन रानवे। अपनी नजरें हटाकर मैं अपना लगेज खींचते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में किन रानवे को अचानक अपने दिल में एक घबराहट महसूस हुई। उसने सबकॉन्शियसली अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिला। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए शेंग फेरान ने पूछा, क्या तुम अपना फोन ढूंढ रही हो? ये सुनकर किन रानवे को याद आया कि अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम बिताने के लिए उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया था और डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया था। किन रानवे फोन ढूंढते देख शेंग फेरान ने अपना फोन निकाला और देखा कि लगभग 12 बज चुके हैं। अगर किन रानवे आज हॉस्पिटल नहीं आती तो इस वक्त वो मेरे साथ हर टेबल पर जाकर टोस्ट कर रही होती। उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ गई, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। रानवे, अगर तुम्हें तुम्हारा फोन चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है और जाना है तो तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किन रानवे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस टाइम देखना चाहती थी। शेंग फेरान ने अपने फोन में देखकर कहा, बस 12 बजने वाले हैं। टाइम का सुनकर किन रानवे ने मसल स्प्रेन के साथ लेटे हुए शेंग फेरान की तरफ देखा। कल रात उसका प्लान था कि वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को देखकर वापस लौट जाएगी, लेकिन 300 किलोमीटर ड्राइव करने में 3 घंटे लगते और वापस जाने में काफी लेट हो जाता। ऊपर से आज शेंग फेरान का बर्थडे भी था, इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के यहीं रुकने का फैसला किया। आखिर ये सिर्फ एक एंगेजमेंट पार्टी थी, कोई शादी थोड़े ही थी। उसके बिना भी किन फैमिली और गू मुशेंग वहां मौजूद थे। उसने सोचा कि आज रात वापस जाकर वो सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी और कुछ होना हो मैं तो उसकी बात जरूर समझूंगा। कोई बात नहीं, शादी वाले दिन मैं उसे अच्छे से कॉम्पनसेट कर दूंगी। 12 बज चुके थे और लंच का टाइम हो गया था। किन रेनवी ने अपने असिस्टेंट से जो लंच अरेंज करवाया था वो भी आ गया। उसने खाने की तरफ देखा, डिशेस अच्छी लग रही थी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई, थोड़ा सा टेस्ट किया और फिर रख दी।
ये देखकर शेंग फेरान ने अपनी चॉपस्टिक्स रोक दी और पूछा, क्या खाना तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है? इस पर किन रेनवी ने जवाब दिया, मुझे अभी भूख नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये बात उसने शेंग फेरन से झूठ कही थी। उसकी ईटिंग हैबिट्स एकदम नॉर्मल थीं। सच तो ये था कि ये खाना मेरे बनाए खाने जितना टेस्टी नहीं था। वो पहले इतनी पिकी ईटर नहीं थी, लेकिन मेरे साथ रहने के बाद से मैं उसे अपने हाथ का खाना खिला खिलाकर बहुत पिकी बना चुका था। तभी किन रेनवी ने अचानक तेज आवाज में कहा, शेंग फेरान, मुझे एक बार अपना फोन देखना है। ये सुनकर शेंग फेरान ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और चुपचाप अपने बोल से खाना खाता रहा। ये देखकर किन रेनवी, जो नॉर्मली बिल्कुल पेशेंट नहीं थी, उसने शेंग फेरान को मनाते हुए कहा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मुझे किसने मैसेज किया है। तुम टेंशन मत लो, मैसेज में चाहे जो भी लिखा हो मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। ये सुनकर तुरंत शेंग फेरान ने उसका फोन उसे दे दिया। वैसे भी अब 12 बज चुके थे। अगर किन रेनवी सच में वापस जाना भी चाहे तो जब तक वो होटल पहुंचेगी पार्टी खत्म हो चुकी होगी। जब किन रेनवी ने अपना फोन चेक किया तो उसमें मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी। उसके दोस्तों के, पेरेंट्स के और सारे रिश्तेदारों के मैसेजेस थे, लेकिन सिर्फ मेरा एक भी मैसेज नहीं था। तब किन रेनवी को रियलाइज हुआ कि उसने आज एंगेजमेंट मिस कर दी और मुझे बताया तक नहीं। उसे लगा था कि मैं टेंशन में आ जाऊंगा, उसे बार बार कॉल करूंगा और मैसेजेस करूंगा, लेकिन मेरा एक भी मैसेज नहीं था। क्या मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी? फोन चेक करते हुए उसे मेरा एक भी कॉल नहीं दिखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त उसे अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ और जो खाना उसने अभी अभी खाया था उससे उसे अचानक नौजिया फील होने लगा। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा डीपली नहीं सोचा। आखिरकार मेरी और उसकी शादी होना तो एकदम फिक्स था। उसे लगा कि मैं इतनी सी बात पर कोई इश्यू क्रिएट नहीं करूंगा। फिर भी किन रॉनवी के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी और उसने किसी तरह शेंग फेरान के साथ अपना खाना खत्म किया। किन रॉनवी ने उसके लिए फ्रूट्स काटे और उसे एक कप हर्बल टी बनाकर दी। एक ऐसी अमीर घराने की लड़की जिसने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, वो आज खुद उसकी देखभाल कर रही थी, भले ही वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। ये देखकर शेंग फेरान को बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। किन रॉनवी वो औरत थी जिसे उसने अपने लिए चुना था और वो किसी भी कीमत पर किन रॉनवी को किसी और आदमी से शादी नहीं करने देगा। जब शेंग फेरान दोपहर की नींद ले रहा था तब मौका देखकर किन रॉनवी कमरे से बाहर निकली और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर को अपने पास बुलाया। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या किसी का कॉल आया था उसके बारे में पूछने के लिए। ये सुनकर ड्राइवर ने अपना फोन निकाला और आज की कॉल हिस्ट्री किन रॉनवी को दिखा दी। किन रॉनवी ने पूरी हिस्ट्री चेक की, लेकिन उसे कहीं भी मेरा नंबर नहीं दिखा। अभी उसकी अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने छुपकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया ताकि पता कर सके कि होटल में अभी क्या सीन चल रहा है। जब मेरी बात आई तो किन रॉनवी को अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था। तभी फोन से उसकी बेस्ट फ्रेंड की घबराई हुई आवाज आई, रॉनवी, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। गू मुशेंग ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुनकर किन रॉनवी एकदम सुन रह गई। क्या एंगेजमेंट तोड़ दी? हाँ, आज तुम्हारी एब्सेंस में गू मुशेंग ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। उसने ये भी कहा कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे भी अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के बाद तुम दोनों की लाइफ एकदम अलग है और तुम दोनों जिसे चाहो उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर किन रॉनवी ने फ्राउन किया और पूछा, मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या किसी ने उसे रोका नहीं? गू फैमिली मुझे छोड़ने की परमिशन कैसे दे सकती है? इस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने लगातार बोलना शुरू किया। गू मुशेंग एंगेजमेंट तोड़ने की अनाउंसमेंट करके सीधा वहां से चला गया। उसके पेरेंट्स वहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगते रहे। गू फैमिली का एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किन फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। और सच कहूं तो अगर ये एंगेजमेंट टूट भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। गू फैमिली किन फैमिली के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हें वो पसंद नहीं था। अगर ये चला गया तो कोई इससे बेहतर मिल जाएगा। गू मुशेंग का एंगेजमेंट तोड़ना उसी का लॉस है। ये सब सुनकर सिर्फ किन रॉनवी ही जानती थी कि मेरे जैसा लॉयल लड़का मिलना इम्पॉसिबल है। इस हाई सोसाइटी के अमीर लड़के हमेशा से बिगड़े हुए होते हैं। किन रॉनवी ने इस सर्कल में बहुत सारे एरोगेंट और ईगोइस्टिक मर्द देखे थे। मेरे जैसा अमीर और एकदम लॉयल इंसान मिलना बहुत रेयर था। सच तो ये था कि किन रॉनवी को मेरे जैसा दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता था। फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को मेरा मजाक उड़ाते हुए सुनकर किन रॉनवी को अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बेचैन सा फील होने लगा, जैसे उसके दिल में चींटियां रेंग रही हूं। इसका क्या मतलब था कि गू मुशेंग को अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? जिस पागलपन से मैंने उसके पीछे भागकर उसे प्रपोज किया था, उसके एक इशारे पर हमेशा हाजिर रहता था। मेरी ऐसी डेडिकेशन देखकर कोई ये कैसे कह सकता है कि मुझे कोई परवाह नहीं थी? ये सब सोचते हुए किन रॉनवी ने बात काटने के लिए कहा, ठीक है, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने क्यूरियसली पूछा, क्या तुम अभी शेंग फेरान के साथ हो? तुम दोनों की किस्मत सच में खराब है। अगर शेंग फेरान के फैमिली बैकग्राउंड को इग्नोर कर दें तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। सच कहूं तो गलती तुम्हारे दादाजी की है जो बहुत ओल्ड फैशन्ड है। आज के जमाने में स्टेटस और क्लास कौन देखता है? अगर फैमिली बैकग्राउंड को छोड़ दें तो बाकी हर चीज में गू मुशेंग शेंग फेरान के सामने कुछ भी नहीं है।
अपनी फ्रेंड की ये बातें सुनकर किन रानवे के दिल में एक अजीब सी इरिटेशन पैदा हुई, लेकिन फिर भी किन रानवे ने मुझे डिफेंड नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने मेरी साइड ली तो लोगों को लगेगा कि उसे सच में मेरी बहुत परवाह है। तब किन रानवे ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। कॉल कट करने के बाद किन रानवे दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसने कई बार अपना फोन उठाया और फिर नीचे रख दिया। स्क्रीन पर मेरा फोन नंबर दिख रहा था। उसने बहुत देर तक हेजिटेट किया, लेकिन एंड में उसने मुझे कॉल नहीं किया। अमीर परिवारों की अलायंस में बहुत सारे प्रॉफिट और बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं। ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है जहां छोटी सी बात पर ब्रेकअप कर लिया जाए। और वो दोनों तो एंगेजमेंट वाली स्टेज तक पहुंच चुके थे। वो इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकता है? वो खुद को कंप्लेन करने से नहीं रोक पाई। मैं इतनी इंपल्सिव कैसे हो सकती हूँ? क्या मैंने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? बात यहाँ तक पहुंचने के बाद गू फैमिली को इससे क्या फायदा होगा? शेंग फेरान अपनी छोटी सी नींद से जाग गया और दोनों ने ही एंगेजमेंट वाली बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। भले ही किन रानवे का दिमाग कहीं और था, लेकिन फिर भी उसने शेंग फेरान के सामने अपना फोन बार बार चेक करने की अर्ज को कंट्रोल कर लिया। शाम की 6 बजे असिस्टेंट एक बर्थडे केक लेकर आया। भले ही आज शेंग फेरान का बर्थडे था, लेकिन शेंग फेरान ने केक का फ्लेवर किन रानवे की पसंद का मंगवाया था। किन रानवे ने कैंडल्स लेकर उन्हें जलाया और शेंग फेरान को विश मांगने के लिए कहा। शेंग फेरान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी विश है कि किन रानवे हर दिन खुश रहे और मेरे हर बर्थडे पर तुम मेरे साथ रहो। ये सुनकर किन रानवे ने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड की उम्मीद भरी नजरों में देखा और कहा, क्या विश जोर से बोलने से वो पूरी नहीं होती? शेंग फेरान ने कहा, क्या सच में ऐसा होता है? मैं नहीं मानता। ये विश पूरी होना इम्पॉसिबल नहीं था। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि किन रानवे का उसके लिए एटीट्यूड कैसा है। शेंग फेरान ने केक का एक पीस काटकर किन रानवे की प्लेट में रखा और कहा, तुमने लंच में ठीक से कुछ नहीं खाया था। अब तक तो तुम्हें बहुत भूख लग गई होगी। किन रानवे ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। ये देखकर किन रानवे ने केक के ऊपर लगी चेरी खा ली। उसका मीठा रस उसके मुंह में भर गया, लेकिन उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो मोम चबा रही हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वापस जाने के बाद मैं गू मुसेंग को फेस कैसे करूंगी? शेंग फेरान ने नोटिस कर लिया कि उसका ध्यान कहीं और है। तभी मैनेजर वांग जी घबराते हुए अपना फोन लेकर कमरे में आया। शेंग फेरान का हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला फोटो किसी ने क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दिया है और अब ये हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रहा है। ये सुनकर शेंग फेरान ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या ये भी हॉट सर्च पर जा सकता है? लाओ मुझे देखने दो। वांग जी ने जानबूझकर किन रानवे की तरफ देखा, जो एकदम डिटैच्ड खड़ी थी, और फोन शेंग फेरान को दे दिया। सिर्फ तुम्हारा हॉट सर्च पर आना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रॉब्लम यह है कि इसमें मिस किन का नाम भी घसीट लिया गया है। किसी ने इंटरनेट पर यह पोस्ट कर दिया है कि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट पार्टी इसलिए मिस की क्योंकि वो यहाँ तुम्हारे पास आई थी। नेटिजन्स के कमेंट्स देखो, यहाँ फोटोज के साथ पक्के प्रूफ्स हैं। अब इमरजेंसी पीआर करना भी बहुत लेट हो चुका है। अपना नाम सुनते ही किन रानवे का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और चेक किया। सच में शेंग फेरान का हॉट सर्च ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे टॉप पर था, जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल पोजीशन थी। टाइटल था, राइजिंग यंग स्टार, शूटिंग के दौरान हुआ घायल, रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने साथ रहकर मनाया बर्थडे। फोटो में किन रानवे हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ी थी, जो एक पूरी स्टोरी बता रही थी। कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स भरे पड़े थे जो मेरी बेइज्जती कर रहे थे और कह रहे थे कि वो किसी और का रिलेशनशिप बर्बाद कर रही है। ये सब देखकर किन रानवे की आंखें भड़कने लगी। किन रानवे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात भी लीक हो जाएगी। होटल की मैनेजमेंट कैसी है? वो लोगों की प्राइवेसी कैसे लीक कर सकते हैं? तभी शेंग फेरान ने फोन नीचे रखा, किन रानवी का हाथ पकड़ा और कहा, इंटरनेट पर लोग बिना कुछ जाने बातें बनाते हैं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी और गू मुशांग की एंगेजमेंट का जो तमाशा बना है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इंटरनेट पर जाकर कुछ क्लैरिफाई करूं? ये सुनकर किन रानवी का चेहरा कोल्ड हो गया। क्लैरिफाई क्या करना है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं खुद यहाँ आई हूँ, तुम बस आराम करो, इंटरनेट का मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर शेंग फेरान ने गहरी सांस ली और कहा, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही वजह से गू मुशेंग ने एंगेजमेंट तोड़ी है। मैनेजर वांग जी उन दोनों को देख रहा था। उसे पता था कि शेंग फेरान जिस एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करता है वो किन फैमिली की ही है। शुरुआत में शेंग फेरान का कॉन्ट्रैक्ट भी खुद किन रानवी ने ड्राफ्ट किया था। शेंग फेरान इतनी जल्दी इंडस्ट्री में पॉपुलर हो पाया था तो वो भी सिर्फ किन रानवी के सपोर्ट की वजह से। और किन रानवी और शेंग फेरान का ये एम्बिगुअस रिलेशनशिप उनके सर्कल में किसी से छुपा नहीं था, बस खुलकर सामने आना बाकी था। वांग जी तो चाहता था कि ये दोनों बस अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर लें। अगर शेंग फेरान किन फैमिली से जुड़ गया तो उसका करियर एकदम आसमान छूने लगेगा। तभी वांग जी को शेंग फेरान का इशारा मिला। उसने अपना गला साफ किया और पूछा, मिस किन, क्या आप चाहती हैं कि मैं जाकर मिस्टर गू को एक्सप्लेन करूं? ये सुनकर किन रानवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शेंग फेरान खुशी होने वाला था कि तभी किन रानवी ने आगे कहा, पीआर टीम से कहो कि वो कोई और बड़ी खबर लीक करे ताकि ये हॉट सर्च दब जाए। पहले नेटिजन्स का ध्यान भटकाओ, कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई नई खबर आती ही रहती है। जहां तक गू मुशेंग की बात है, मैं उसे खुद एक्सप्लेन कर दूंगी, वो समझ जाएगा। ये सुनकर शेंग फेरान का चेहरा एकदम से गिर गया।
किन रानवी अपना ईगो साइड में रखकर खुद जाकर मुझे एक्सप्लेन करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में मेरी वैल्यू काफी ज्यादा थी। वो तुरंत खड़ी हुई और बोली, मैं बाहर जाकर एक कॉल करती हूँ। शैंग फेरान ने देखा कि उसका मूड बहुत खराब है, इसलिए उसने कोई नखरे दिखाकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखता रहा। पास खड़े वांग जी ने धीरे से कहा, कहीं मिस किन सच में गू मुशेंग को पसंद तो नहीं करने लगी है। ये सुनकर शैंग फेरान का चेहरा डार्क हो गया। उसका 5 साल के लिए विदेश जाना शायद बहुत लंबा समय था, इतना लंबा कि किन रानवी की फीलिंग्स किसी और के लिए बदल गई। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि किन रानवेई जैसी औरतें आसानी से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। भले ही वो हॉस्पिटल में था, लेकिन एंगेजमेंट पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसे उसकी पूरी खबर थी। लड़की पार्टी छोड़कर भाग गई और लड़के ने एंगेजमेंट तोड़ दी। शुरुआत में किन फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और किन रानवेई के लिए ही शादी फिक्स कर दी थी। अब जब ये सब इतना बड़ा तमाशा बन गया था और इंटरनेट पे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो उसे लग रहा था कि ये सब उनके अपने ही कर्मों का फल है। शैंग फेरान ने एक कोल्ड हंसी हंसी। अगर वो उसे पसंद करने भी लगी है तो क्या वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ रहा है? और अगर ये एंगेजमेंट नहीं भी टूटी, तब भी मैं उन दोनों को सुकून से जीने नहीं दूंगा। इस बीच बाहर जाकर किन रानवेई ने पीआर टीम को कॉल किया और इस हॉट सर्च को सप्रेस करने का ऑर्डर दिया। कॉल कट करने के बाद जब उसने वीबो चेक किया तो उसने देखा कि किसी ने उसका पर्सनल अकाउंट भी ढूंढ निकाला था। उसे लगा था कि बात शांत हो जाएगी, लेकिन उसके प्राइवेट मैसेजेस और कमेंट्स 99+ से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। अब इस मामले को चुपचाप दबाना इम्पॉसिबल था। जो लोग कमेंट्स में फालतू में भाभी लिख रहे थे, उन्हें रोकने के लिए किन रानवेई ने तुरंत एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाली कि हम बस फ्रेंड्स हैं। जैसे ही उसने ये पोस्ट डाली, हॉस्पिटल रूम में लेटे शैंग फेरान ने इसे देखा और उसका पहले से खराब मूड और भी ज्यादा डार्क हो गया। वीवो पर पोस्ट डालने के बाद किन रानवेई ने अपने डैड को कॉल किया। कॉल उठाते ही उसके डैड ने उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? अपनी एंगेजमेंट के दिन तुम भागकर हॉस्पिटल चली गई शैंग फेरान के पास, और ऊपर से लोगों ने तुम्हारी फोटोज क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कंपनी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। किन नानत्यान हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और कभी उस पर तेज आवाज में बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज वो इतने गुस्से में थे कि फोन पर ही उसे जमकर सुना रहे थे। ये सुनकर किन रानवेई चुपचाप सुनती रही। जब उसे फोन से अपने डैड के हांफने की आवाज आई, तब उसने कहा, डैड, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं आज रात वापस आकर माफी मांग लूंगी। और गू फैमिली का क्या रिएक्शन था? गू फैमिली तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो गू मुशेंग, मैंने सुना है कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। तुम्हें तो सारी खबर बहुत जल्दी मिल जाती है। अपने डैड की टोन सुनकर उसे समझ आ गया कि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि इंटरनेट पर सबको पहले ही पता चल चुका है कि गू मुशेंग ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। तब चिन नंतियान ने बहुत ही एरोगेंट टोन में कहा, उसके पेरेंट्स की तो एंगेजमेंट तोड़ने की हिम्मत नहीं है। वो कल का लड़का क्या एंगेजमेंट तोड़ेगा? आज उसने जो एंगेजमेंट तोड़ने का तमाशा किया है, वो बस गुस्से में किया है। जब उसका दिमाग शांत होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सब में पहली गलती तुम्हारी थी, इसलिए प्राइवेटली उसे थोड़ा मना लेना और उसे शांत कर देना, ताकि बात ज्यादा ना बिगड़े। वैसे भी हमारी चिन फैमिली की उसकी कोई सख्त जरूरत नहीं है। ये सुनकर चिन रानवेई को थोड़ी तसल्ली मिली और उसने कहा, मुझे समझ आ गया, मैं उससे अच्छे से बात कर लूंगी। तभी चिन नंतियान ने उसकी बात काटते हुए कहा, जल्दी घर वापस आना और शेंग फीरान के ज्यादा करीब मत रहना, कहीं सोसाइटी में कोई नया तमाशा न बन जाए जिसे हम संभाल ना पाए। ऐसी बातें चिन रानवेई ने पता नहीं कितनी बार सुनी थी। चिन नंतियान को टालने के लिए चिन रानवेई ने बस हाँ में जवाब दिया। अपने डैड से बात करने के बाद चिन रानवेई को बहुत रिलीफ फील हुआ। फिर चिन रानवेई ने मुझे दोबारा कॉल किया। कॉल लग रहा था, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। उसने थोड़ा सोचा और फिर इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। वापस कमरे में जाकर उसने सबसे पहले शेंग फीरान के पैर के बारे में पूछा, क्या तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है? एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया है, इसलिए अब दर्द होना शुरू हो गया है। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, इतने से दर्द को मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। उस वक्त शेंग फीरान ने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो और तुरंत पूछा, क्या गू मुशेंग ने तुम्हें कॉल किया? इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। इतनी बड़ी बात उसने तुमसे बिना डिस्कस किए ही डिसाइड कर ली। क्या ये तुम्हारी इंसल्ट नहीं है? ये सुनकर चिन रानवेई ने हल्के से सिर हिलाया। आखिरकार मैंने पहले अपना प्रॉमिस तोड़ा है, इसलिए उसका गुस्सा होना नॉर्मल है। लेकिन शेंग फीरान ने आगे कहा, गू मुशेंग बस जानबूझकर एटीट्यूड दिखा रहा है। एक आदमी होकर वो इतना पेटी कैसे हो सकता है? जरा सी बात पर एंगेजमेंट तोड़ने की धमकी दे रहा है। उसे तुम्हारी और चिन फैमिली की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। अगर आज वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है, तो कल को वो तुम पर हाथ भी उठा सकता है। इस बार तुम उसे ज्यादा भाव मत दो। अच्छा होगा कि तुम उसे 2 दिन तक इग्नोर करो, ताकि वो खुद आकर तुमसे माफी मांगे। अपनी बेस्ट फ्रेंड और शेंग फीरान को दोनों को एक ही बात बोलते सुनकर शुरुआत में जो चिन रानवेई को डाउट हो रहा था, अब उसे लगने लगा कि वो दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिन रानवेई को हेजिटेट करते देख शेंग फीरान ने आग में घी डालते हुए कहा, तुम चिन फैमिली की इकलौती बेटी हो, उसके पेरेंट्स भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। गू मुशेंग की क्या हिम्मत जो वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करे, और उसने सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी। क्या उसे डर नहीं है कि उसका ये नाटक उसी पर भारी पड़ जाएगा?
शैंग फे रान को किन रानवे के एटीट्यूड के बारे में अच्छे से पता था। वो उसे जितना ऊंचा चढ़ाएगा, किन रानवे उतना ही झुकने से इनकार करेगी और फिर वो उन दोनों को आसानी से अलग कर पाएगा। ये सुनकर किन रानवे ने डाउट के साथ शैंग फे रान की तरफ देखा और कहा, क्या सच में ऐसा करना ठीक रहेगा? इस पर शैंग फे रान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक आदमी हूं, क्या मैं मर्दों को नहीं समझता? अगर तुमने इस बार खुद झुककर माफी मांगी तो वो आगे से और भी ज्यादा फायदा उठाएगा। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारा स्टेटस हमेशा उससे ऊपर है। ये कहकर शैंग फे रान ने दर्द का नाटक किया। अचानक मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है रानवे, क्या तुम इसे थोड़ा प्रेस कर दोगी? ये सुनकर किन रानवे ने बिना कुछ सोचे अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ लगा दिया और शैंग फे रान के पैर को हल्के हाथों से दबाने लगी। दूसरी तरफ जब गू जेनहे को मेरा कोई मैसेज नहीं मिला तो वो घबराने लगा। उसने मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे और मेरी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट काट दी थी, फिर भी मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा था? फिर उसने किसी और के फोन से मुझे मैसेज किया, अगर तुम एंगेजमेंट तोड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने पेरेंट्स को नहीं मानते, और अगर तुम हमें अपना पेरेंट्स नहीं मानते तो इतने सालों तक तुम्हें पालने में जो खर्च हुआ है वो सारे पैसे वापस करो। मैंने मैसेज में लगा अटैचमेंट खोला और उसमें लिखी शर्तें देखकर मुझे हंसी आ गई। छोटी बड़ी सारी चीजें मिलाकर वो मुझसे पूरे 300 मिलियन मांग रहे थे। जब से मैंने होश संभाला है, मेरे पेरेंट्स मुझे कभी पसंद नहीं करते थे। लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते जो अपने बच्चों से प्यार ना करें, और अगर वो नहीं करते तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। मुझे याद है कि मेरी एक छोटी बहन थी और सबने मुझे यही बताया था कि मैंने अपनी 2 साल की बहन को 2nd फ्लोर की बालकनी से नीचे फेंककर मार डाला था। लोग कहते हैं कि इंसान को 5 साल की उम्र से पहले का कुछ याद नहीं रहता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज भी जमीन पर बिखरा हुआ वो खून साफ साफ याद है। उस दिन के बाद से मेरी माँ पागल हो गई थी। वो जब भी मुझे देखती थी मुझे मारती थी और कहती थी कि मेरे अंदर क्रिमिनल जीन्स हैं और मैं पैदाइशी एक टेररिस्ट हूँ। लेकिन जरा सोचो, एक 5 साल का बच्चा अपनी 3 साल की बहन को उठाकर 1.5 मीटर ऊंची बालकनी से नीचे कैसे फेंक सकता है? यही सब सोचते हुए मैंने एक टॉप सीक्रेट फाइल अपने लॉयर को सेंड कर दी। अब वक्त आ गया था कि सालों पुराने इस सच को दुनिया के सामने लाया जाए। गू जेनहे एक पैदाइशी सेल्फिश इंसान था जिसे बस अपनी इज्जत की परवाह थी। दुनिया को ये बताने से कि उसकी पागल बीवी ने अपनी ही बेटी को मार डाला, ये बताना ज्यादा बेहतर था कि एक 5 साल के बच्चे ने गलती से अपनी बहन को नीचे गिरा दिया। इन सारे सबूतों को इकट्ठा करने में मुझे आधी रात हो गई। मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया। जब मैंने अपना फोन उठाया तो देखा कि किन रानवे ने मुझे कई कॉल्स किए थे। मैं सोने से पहले अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक क्लिक से उसे ब्लॉक किया, अपना फोन साइड में फेंका और कपड़े लेके नहाने चला गया। दूसरी तरफ किन रानवे ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और शैंग फे रान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद ही वहां से निकली। भले ही उसने पूरे दिन कोई भारी काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस कर रही थी। वो थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने दर्द करते हुए अपने माथे को दबाया और कार की खिड़की के बाहर देखा, फिर अपना फोन निकालकर दोबारा मुझे कॉल करने लगी, लेकिन फिर भी कॉल किसी ने नहीं उठाया। उसे कोल्ड ऑटोमेटेड आवाज सुनकर और चिढ़ मच रही थी। आखिर कू मू शिंग को हो क्या गया था? दिन में वो कॉल नहीं उठा रहा था तो समझ आता है कि शायद वो बिजी होगा, लेकिन अब तो आधी रात हो चुकी थी। वो कितना भी बिजी क्यों ना हो, अब तक तो फ्री हो गया होगा। गुस्से से भरी हुई किन रानवे तुरंत उस घर में आई जहां हम दोनों साथ रहते थे। उसने चाबी से दरवाजा नहीं खोला, बल्कि सीधा डोर बेल बजाई। काफी देर तक घंटी बजाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने चिढ़कर अपना पैर जमीन पर पटका और दरवाजे को ऐसे घूरने लगी जैसे उसमें छेद कर देगी। वो दरवाजे तक आ गई थी, फिर भी मैंने एक बार भी दरवाजा नहीं खोला। जो ड्राइवर किन रानवे के साथ आया था, उसने देखा कि मैडम बहुत गुस्से में है, इसलिए उसने डरते हुए कहा, मैडम कहीं मिस्टर गू घर पर नहीं तो नहीं है? ये सुनकर किन रानवे का चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ जा सकता है? क्या वो वापस गू फैमिली के घर चला गया? किन रानवे थोड़ी देर चुप रही और फिर दरवाजे के पास रखे फ्लावर पॉट के नीचे से एक स्पेयर की निकाली। ये चाबी मैंने उसके लिए रखी थी क्योंकि वो अक्सर अपनी चाबियां भूल जाती थी। ये स्पेयर की यहाँ बहुत लंबे समय से रखी थी, लेकिन किन रानवे आज पहली बार इसे यूज कर रही थी। जब किन रानवे ने चाबी से दरवाजा खोला तो पूरे घर में अंधेरा था। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, घर वैसा ही लग रहा था जहां वो पिछले 1 साल से रह रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग सा लग रहा था। तभी किन रानवे ने नोटिस किया कि दरवाजे के पास रखे जूते गायब थे। किचन एकदम खाली था, टेबल से पानी का ग्लास गायब था, यहाँ तक कि बुक शेल्फ से सारी किताबें और फाइल्स गायब थीं। कोई अनजान इंसान देखे तो उसे लगेगा कि घर में चोरी हो गई है। ये देखकर चिन रानवे तुरंत मेरे बेडरूम में गई। वार्डरोब देखा तो वो भी पूरी तरह से खाली था। उस खाली वार्डरोब को देखकर चिन रानवे बहुत देर तक सुन्न खड़ी रही। क्या गू मुसेंग सच में चला गया है? नॉर्मली इस वक्त अगर मैं नहीं सोया होता तो मैं अपनी कंप्यूटर टेबल पर बैठकर काम कर रहा होता और साथ ही साथ पूरे घर की सफाई कर देता। चिन रानवे ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई और आखिरकार उसे एक डस्टबिन में एक खुला हुआ रिंग बॉक्स दिखा। ये देखकर चिन रानवे ने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिंग को कसकर भींच लिया और एकदम चुप रही। पास खड़ा ड्राइवर बहुत टेंशन में था। उसने देखा कि चिन रानवे की आंखें लाल हो गई हैं। पता नहीं वो गुस्से में थी या उसे रोना आ रहा था। उसे लगा था कि एंगेजमेंट पार्टी में मेरा एंगेजमेंट तोड़ने का अनाउंसमेंट करना सिर्फ एक गुस्से वाला रिएक्शन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिना कुछ बताए सच में घर छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा लग रहा था कि मैं एंगेजमेंट तोड़ने को लेकर एकदम सीरियस था। ये देखकर ड्राइवर ने जल्दी से पूछा, मैडम आप आज रात कहाँ रुकेंगी?
ये सुनकर चिन रानवे बिना किसी एनर्जी के बैठ गई और सबकॉन्शियसली उस रिंग को अपनी मिडिल फिंगर में पहन लिया। फिर उसने अपना फोन निकाला और मुझे दोबारा कॉल करने लगी, एक के बाद एक। आखिरकार 7वीं बार कॉल करने पर मैंने कॉल उठा लिया। क्या काम है? मेरी आवाज में थकान और रूखापन था। मेरी आवाज सुनकर चिन रानवे मुझे गालियां देने ही वाली थी, लेकिन मेरी थकी हुई आवाज सुनकर उसके शब्द गले में ही अटक गए। तुम अभी कहाँ हो? सुबह के 3 बजने वाले हैं, क्या तुम्हें घर वापस नहीं आना चाहिए? ये सुनकर मैंने कोल्ड टोन में कहा, मैं सोने जा रहा हूँ, कॉल रख रहा हूँ। ये सुनकर चिन रानवे अपने ब्लैक स्क्रीन वाले फोन को ब्लैंकली घूरती रही। उसने सच में मेरा कॉल काट दिया। कॉल कट होने के बाद चिन रानवे को रियलाइज हुआ कि अभी फोन पर मेरा एटीट्यूड कितना कोल्ड था, जैसे मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। लेकिन चिन रानवे का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दोबारा कॉल किया, लेकिन इस बार मेरा फोन स्विच ऑफ था। तब चिन रानवे ने मुड़कर ड्राइवर से कहा, मैं आज रात यहीं रुकूंगी, तुम जा सकते हो। सोने से पहले चिन रानवे ने मुझे एक और टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि मैं कल सुबह आकर मिलूं। वो रात चिन रानवे के लिए बहुत खराब गुजरी। वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई थी कि सुबह हो गई। चिन रानवे ने अपने सिरदर्द को इग्नोर करते हुए उठी और फोन देखा। अभी सिर्फ 7 बजे थे। फ्रेश होते वक्त भी वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, ये देखने के लिए कि मैंने कोई रिप्लाई किया है या नहीं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। 8 बजते ही चिन रानवे खुद को रोक नहीं पाई और उसने मुझे कॉल कर दिया। इस बार मैंने बहुत जल्दी कॉल उठा लिया। चिन रानवे ने कोल्ड और गुस्से वाली आवाज में पूछा, तुम कब आ रहे हो? ये सुनकर मैंने बहुत ही कोल्ड टोन में जवाब दिया, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो जोंगर स्ट्रीट के उस कैफे में आ जाओ, वो तुम्हारे वहां से ज्यादा दूर नहीं है। ये सुनकर चिन रानवे ने फ्राउन किया, क्या मैंने तुम्हें मेरे पास आने को नहीं कहा था? इस पर मैंने कोल्ड हंसी के साथ कहा, बात तुम्हें करनी है मुझसे, अगर नहीं करनी तो भूल जाओ, मैं आज बहुत बिजी हूँ। ये सुनकर चिन रानवे को डर लगा कि कहीं मैं फिर से कॉल ना काट दूं, इसलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए दांत पीस कर कहा, ठीक है तो 9 बजे मिलते हैं। कॉल कट करने के बाद चिन रानवे ने थोड़ा मेकअप किया ताकि उसका चेहरा कम थका हुआ लगे। टाइम होने पर चिन रानवे बिना किसी जल्दबाजी के कैफे पहुंच गई। जब वो पहुंची तो मैं पहले से ही वहां था। मुझे देखकर चिन रानवे के स्टेप्स थोड़े स्लो हो गए। आज मैं बहुत अलग लग रहा था, नॉर्मल से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव। चिन रानवे को अपने सामने बैठते देख मैंने कोल्ड टोन में कहा, जो पीना है QR कोड स्कैन करके खुद ऑर्डर कर लो। ये सुनकर चिन रानवे मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगी। उसकी आंखों में लाल नसें दिख रही थीं, जैसे उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया हो। तभी चिन रानवे ने अचानक कहा, क्या तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है? कैसी एक्सप्लेनेशन? तुमने अचानक घर क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान हुआ। मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी है तो अब साथ रहना ठीक नहीं है ना? मेरे मुंह से ये बात एक्सेप्ट होते सुनकर चिन रानवे ने डिसबिलीफ में अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझसे एंगेजमेंट तोड़ रहे हो? इस बात पर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कल रात का हॉट सर्च मैंने भी देखा। तुम और शेंग फेरान एक दूसरे से प्यार करते हो। तुमने उसके लिए अपनी एंगेजमेंट छोड़ी और उसके साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे उसकी तरफ तुम्हारी फीलिंग्स पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशियां नहीं देता। ये सुनकर चिन रानवे के माथे की सिकुड़न थोड़ी कम हुई। अगर तुम शेंग फेरान की वजह से मुझ पर गुस्सा हो तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कल मैं जानबूझकर अपना प्रॉमिस तोड़कर शेंग फेरान का बर्थडे मनाने नहीं गई थी। वो शूटिंग के दौरान घायल हो गया था। मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था कि उसकी चोट बहुत गहरी है। मुझे डर था कि कहीं कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। गोमुसेन, हमारी एंगेजमेंट पार्टी हम फिर से रख सकते हैं। जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है उसे चिन फैमिली सॉल्व कर लेगी। अगर तुम्हें कोई कॉम्पनसेशन चाहिए तो बस मांग लो, जो भी मैं पूरी कर सकती हूँ मैं जरूर करूंगी। चिन रानवे को पहली बार इस तरह झुकते हुए देखकर मैंने हैरानी से अपनी आईब्रो उठाई। मैंने अपनी बात एकदम क्लियर कर दी है, हमारे बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। अगर तुम्हें बस अलायंस के लिए कोई इंसान चाहिए तो किसी और को ढूंढ लो। ये सुनकर किन रानवे का चेहरा एकदम डार्क हो गया। क्या मतलब है हमारे बीच फीलिंग्स नहीं है? तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बात किसे नहीं पता? ये सुनकर मैं एक पल के लिए खो सा गया, लेकिन फिर मैंने एक झूठ बोल दिया, अब नहीं करता। अच्छा होगा कि हम शांति से अलग हो जाएं। ये सुनकर किन रानवे खुद को और रोक नहीं पाई और खड़ी हो गई। गू मुशेंग, अगर तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ोगे तो क्या तुमने अपने पेरेंट्स और गू फैमिली के बिजनेस के बारे में सोचा है? शादी कोई खेल नहीं है। हमारी जैसी फैमिलीज में शादी में कोई फ्रीडम नहीं होती। हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मत भूलो कि ये तुम्हारी गू फैमिली ही थी जो हमारी किन फैमिली से अलायंस करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। और ये भी मत भूलना कि वो तुम ही थे जो एक कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े रहते थे और भगाने पर भी नहीं जाते थे। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, वेडिंग ड्रेस ट्राई कर ली गई है, पार्टी का वेन्यू बुक हो गया है, यहां तक कि इन्विटेशंस भी भेजे जा चुके हैं, और तुम बस ऐसे ही कह रहे हो कि तुम्हें एंगेजमेंट तोड़नी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम किन फैमिली को ऐसे ही बेवकूफ बना सकते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं आज ही अपने डैड को बोलकर तुम्हारे बिजनेस से सारी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं खिंचवा लूंगी और तुम्हें रोंग सेंस से बाहर नहीं फिकवा लूंगी? ये सुनकर मैं कोल्ड टोन में हंसा। मैंने पहले ही गू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तुमने जैसे पैसे दिए हैं जाकर उसी से
मांगो। किन रानवे, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे धमकियां देने की कोशिश मत करना। तुम्हारी किन फैमिली बहुत पावरफुल है। अगर तुम मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहो तो सच में मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है। मैं नहीं मानता कि तुम्हारी किन फैमिली का पूरी दुनिया पर राज चलता है। तुमने मुझे कहा कि मैं कुत्ते की तरह पीछे पड़ा था, लेकिन कुत्ते किसे चाटना पसंद करते हैं? ध्यान से सोचो, कहीं तुम खुद को ही गाली नहीं दे रही? इंसान की बर्बादी आती है तो वो सब कुछ दांव पर लगा देता है। अगर मैं सुकून से नहीं जी पाऊंगा तो मैं किसी और को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। ये कहकर मैंने अपने सामने रखी कॉफी का एक घूंट लिया और वहां से उठकर चला गया। ये सुनकर किन रानवे का पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो तुरंत खड़ी हुई और तेज आवाज में चिल्लाई, गू मुशेंग, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती? मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है। उसके ऐसा चिल्लाते ही सारे कैफे के लोग हैरानी से उस तरफ देखने लगे। फिर किन रानवे ने अपने राइट हैंड की रिंग को देखा। जब से वो यहाँ आई थी उसका हाथ टेबल पर ही था। क्या मैंने इतनी ऑब्वियस रिंग नोटिस भी नहीं की? चिन रैनवे ने गुस्से से वो रिंग उतारी और उसे फेंकना चाहा, लेकिन जब उसने डस्टबिन की तरफ निशाना लगाया तो वो एकदम सुन्न पड़ गई और अपने हाथ में पकड़ी रिंग को देखने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में गू फैमिली से रिश्ते तोड़ सकता हूं। खुद को शांत करने के बाद वो फिर से अपने उसी एरोगेंट मिस किन वाले एटीट्यूड में आ गई। कैफे से बाहर निकलने के बाद मैंने तुरंत अग्रीमेंट पेपर्स प्रिंट करवाए। फिर अपना फोन निकालकर मैंने गू ज़ेहेन को ब्लैक लिस्ट से हटाया और उसे कॉल किया। गू ज़ेहेन ने कॉल उठाया तो उसे लगा कि मैं माफी मांगने के लिए कॉल कर रहा हूं। उसने कहा, रात भर सोचने के बाद अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना? मैंने और तुम्हारी माँ ने सब डिसाइड कर लिया है। कुछ अच्छे गिफ्ट्स तैयार करो और हमारे साथ किन फैमिली के घर चलो। तुम अंदर मत आना, बस उनके घर के मेन गेट पर घुटनों के बल बैठकर माफी मांगना। कहना कि कल जो हुआ वो बस तुम्हारे गुस्से का रिएक्शन था। पहले अंकल किन से माफी मांगना और फिर किन रैनवे को अच्छे से मना लेना। ये सुनकर मैंने इरिटेटेड होकर उसकी बात काटी। मिस्टर गू, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने आपको कॉल इसलिए किया है ताकि मैं आप सबसे हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ सकूं, इसलिए नहीं कि मैं वापस आकर तुम्हारा कुत्ता बन जाऊं। एक पल के सन्नाटे के बाद गू ज़ेहेन ने डिसबिलीफ में कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या आपने कल नहीं कहा था कि अगर मुझे एंगेजमेंट तोड़नी है तो मुझे तुम सबसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे? मैंने लॉयर से अग्रीमेंट पेपर्स प्रिंट करवा लिए हैं। मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं, बस तुम्हें साइन करने हैं। ये सुनकर गू ज़ेहेन बुरी तरह भड़क गया। गू मुसिंग, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पर निकल आए हैं जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? ये सुनकर मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं मुस्कुरा कर कहा, अगर आपको मेरी बातें सुनना पसंद नहीं है तो एक बार रिश्ते टूट जाएं, फिर आपको कुछ नहीं सुनना पड़ेगा। दोपहर 2 बजे मैं गू फैमिली के घर पहुंच जाऊंगा। ये कहकर मैंने सीधा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी मुझे अचानक याद आया कि गू ज़ेहेन ने रिसेंटली एक मिस्ट्रेस रखी है। अगर मेरी माँ फैंग पिंग को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा? यही सब सोचते हुए मैंने अपने पुराने क्लासमेट जो युआन को कॉल किया, जो अब एक लॉयर है। टाइम होते ही हम दोनों ड्राइव करके सीधा गू फैमिली के घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे माँ फैंग पिंग मुझे देखते ही पागलों की तरह चिल्लाने लगी। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने नाफरमान निकलोगे तो मैंने तुम्हें बचपन में ही डुबाकर मार दिया होता। 5 साल की उम्र में तुमने अपनी सगी बहन को मार डाला और अब तुम इस परिवार को बर्बाद करने आ गए हो। मैंने अपनी आधी जान लगाकर तुम्हें पैदा किया और तुम इस तरह अपने पेरेंट्स का एहसान चुका रहे हो। तुम्हें खूनी हो, तुमने अपनी बहन को मारा है। तुम्हें जिंदगी भर गू फैमिली में रहकर अपने पापों की सजा काटनी होगी। पास खड़े जू युआन ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा नजारा देखा था। वो डरकर एक कदम पीछे हट गया और टेंशन में मेरी तरफ देखने लगा। ये सोच करके मैं ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ हूँ। जू युआन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पर एकदम शांति थी। मैंने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि फैंग पिंग ने टेबल से एक हैवी ऐश ट्रे उठाया और मुझे मारने के लिए फेंकने वाली थी। मैं ना पीछे हटा ना बचने की कोशिश की, बस सीधा उसे घूरता रहा। मिस फैंग, क्या आप पक्का एक लॉयर के सामने पागलपन का तमाशा करना चाहती हैं? अगर आज आपने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं तुरंत पुलिस को कॉल करूंगा और केस फाइल कर दूंगा। ये सुनकर गू ज़ेहेन ने जल्दी से फैंग पिंग को पकड़ लिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई है। तुम उन्हें इतना गुस्सा दिला रहे हो, क्या तुम उन्हें पूरी तरह से पागल करके ही खुश होगे? मैंने जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुका हूं, अगर वो बीमार है तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। बीमारी का बहाना बनाकर जो मर्जी वो करने की आजादी उन्हें नहीं मिली है। ये सुनकर फैंग पिंग मुझे घूरने लगी। तुम मुझे मेंटल पेशेंट बोल रहे हो? तभी मैंने मुड़कर गू ज़ेहेन की तरफ देखा। मंचहाउज़न सिंड्रोम। गू ज़ेहेन, आप इस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये सुनकर गू ज़ेहेन एकदम सुन पड़ गया और उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। मिस्टर गू, आगे जो मुझे बात करनी है वो मैं आपसे अकेले में करना चाहता हूं। अगर आप मना करेंगे तो मुझे सबके सामने आपके काले सच को खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब गू ज़ेहेन का वो पहले वाला कॉन्फिडेंस पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने तुरंत अपनी पत्नी को शांत किया, फैंग पिंग को बेडरूम में ले जाकर नौकरों को उस पर नजर रखने को कहा और फिर मुझे स्टडी रूम में ले गया। मैंने पास खड़े डरे हुए जू युआन की तरफ इशारा किया कि सब ठीक रहेगा। स्टडी रूम में पहुंचकर मैंने बहुत ही काम तरीके से अग्रीमेंट पेपर्स निकाले। गू फैमिली की मुझे कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगर आपको शर्तें मंजूर हैं तो यहाँ साइन कर दीजिए।
ये सुनकर गू जिन्हे पर कोई असर नहीं दिखा। वो अपनी बॉस चेयर पर बैठा, सिगरेट जलाई और फिर ड्रॉअर खोलकर एक अकाउंट बुक निकाली। मैंने कहा था, अगर तुम्हें हमसे रिश्ते तोड़ने हैं तो पहले सारे पैसे वापस करो, 300 मिलियन। ये सुनकर मैं कोल्ड टोन में हंसा। मिस्टर गू, मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। 6 साल की उम्र से मैं अपनी दादी के साथ रहा हूँ और 18 साल तक उन्होंने ही मुझे पाला है। पता नहीं किस बेशर्मी से आप मुझसे 300 मिलियन मांग रहे हैं। ये झूठा बिल आपने कैसे बनाया है ये सिर्फ आप ही जानते हैं। मेरे साथ ये फालतू के नाटक मत कीजिए। अगर आपने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया तो मुझे दुनिया को ये बताने में कोई झिझक नहीं होगी कि मिस फैंग ने खुद अपनी छोटी बेटी को मारा था और उसका इल्जाम अपने बड़े बेटे पर डाल दिया। मेरी ये बात सुनते ही गू जिन्हे अपनी चेयर से खड़ा हो गया और चिल्लाया, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है जो तुम ये बकवास कर रहे हो? इस पर मैंने बहुत शांति से जवाब दिया, तो जब आप लोगों ने मुझे खूनी बोला था तब आपके पास कोई सबूत था? उस वक्त घर के नौकरों ने भी देखा था। तो जरा बताइए, 1.5 मीटर ऊंची बालकनी से एक 5 साल का बच्चा जिसकी खुद की हाइट 1 मीटर भी नहीं थी, वो एक 3 साल के बच्चे को कैसे नीचे फेंक सकता है? अगर मैं ये बात इंटरनेट पर डाल दूं तो मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे नेटिजन्स मेरी साइड लेकर सब कुछ साफ कर देंगे। ये सुनकर गू जिन्हे ने जोर से डेस्क पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से फटी जा रही थी। वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे एकदम शांत खड़ा देखकर गू जिन्हे का वो एरोगेंस टूट गया। उसके हाथ कांपने लगे, माथे पर पसीना आने लगा और उसकी कांपती हुई आवाज निकली, ये सब बस तुम्हारी एक कहानी है। ये सुनकर मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर एक मेडिकल रिपोर्ट खोल दी। गू जिन्हे ने ध्यान से देखा। वो फैंग पिंग की मेंटल हॉस्पिटल की चेकअप रिपोर्ट थी। मंचहाउसन सिंड्रोम एक बहुत ही एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो ज्यादातर बच्चों की मांओं में पाया जाता है। आसपास के लोगों का अटेंशन और सिंपैथी पाने के लिए वो जानबूझकर अपने बच्चों को हर्ट करती हैं, टॉर्चर करती हैं, यहाँ तक कि उन्हें मार भी देती हैं। फिर मैंने अचानक बोलना शुरू किया। फैंग पिंग आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बेटी के पैदा होने के बाद उसे लगा कि बेटी ने सारा अटेंशन छीन लिया है। अपनी वैल्यू दिखाने और आपका अटेंशन वापस पाने के लिए उसने अपनी बेटी को मारने का फैसला किया। वो एक माँ कहलाने के लायक नहीं है, एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उसने ना सिर्फ अपनी बेटी को मारा बल्कि अपने बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। अपनी बात पूरी करते हुए मैंने अपने दोनों हाथ डेस्क पर रखे, थोड़ा आगे झुका और गू जिन्हे के करीब आकर कहा, सच को छुपाने के लिए आपने इस घर को पूरी तरह से रेनोवेट करवा दिया और 2nd फ्लोर की बैल्कनी को ग्लास से पैक करवा दिया, लेकिन मेरे पास आज भी उस वक्त की पुरानी फोटोज मौजूद हैं। 2nd फ्लोर की बैल्कनी इतनी ऊंची थी कि सिर्फ एक अडल्ट इंसान ही 3 साल के बच्चे को उठाकर नीचे फेंक सकता था। उस वक्त वहां सिर्फ मेरी माँ मौजूद थी, इसलिए वही असली खूनी है। उन्हें बचाने और सच को छुपाने के लिए आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मुझे खूनी बना दिया। इतने सालों में जब भी मैंने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, उन्होंने पागल होने का नाटक शुरू कर दिया। आप ही बताइए, अगर मैं ये सारी कहानी इंटरनेट पर डाल दूं तो दुनिया गू फैमिली के बारे में क्या सोचेगी? क्या पुलिस इस केस को दोबारा ओपन नहीं करेगी? क्या तब गू फैमिली अपनी इज्जत बचा पाएगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गू जिन्हे के चेहरे पर जरा सी भी शांति नहीं बची थी। ये देखकर मैं हल्के से हंसा। खुद देख लो कि मुझ में हिम्मत है या नहीं। मेरे साथ शर्त लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम हार जाओगे। बस यहाँ साइन कर दो, इससे पहले कि मेरा पेशेंस खत्म हो जाए। अगर तुमने ज्यादा देर की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कितना पागलपन कर गुजरूंगा। ये सुनकर गू जिन्हे ने भारी और कोल्ड टोन में कहा, गू फैमिली के पास बिलियंस का बिजनेस और प्रॉपर्टी है। तुम गू फैमिली के इकलौते वारिस हो। क्या सच में तुम्हें ये सब नहीं चाहिए? मैंने कोल्ड टोन में जवाब दिया, तुम्हारी चीजें मुझे गंदी लगती हैं। काश ऐसा हो सकता कि मैं कभी गू फैमिली में पैदा ही ना होता और कभी तुम्हारा बेटा ही ना बनता। ठीक है। गू जिन्हे ने गुस्से में 3 बार ठीक है बोला। उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। उसने पूरी ताकत के साथ एग्रीमेंट पर अपने साइन कर दिए। गू मुशेंग, बाद में पछताना मत। गू जिन्हे को आखिरकार साइन करते हुए देखकर मैंने एग्रीमेंट पेपर समेटते हुए कहा, मेरे बारे में सोचने से अच्छा है तुम अपने बारे में सोचो। एक खूनी के मददगार। तुम एक बाप कहलाने के लायक नहीं हो और ना ही एक बेटे कहलाने के लायक हो। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए तुमने अपनी दादी को धोखा दिया है। दादी का नाम सुनते ही गू जिन्हे की आंखों में पहली बार गिल्ट और पछतावे की एक झलक दिखाई दी। ये कहकर मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और वहां से चला गया। मुझे बाहर आते देख जू युआन ने जल्दी से धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने साइन कर दिए? उसने तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की? हाँ, साइन कर दी। ये कहकर मैंने एग्रीमेंट पेपर्स उसे दे दी। जू युआन ने उन्हें ध्यान से चेक किया और जब उसे तसल्ली हो गई कि सब ठीक है तो उसने उन्हें ध्यान से रख ली। तभी फैंग पिंग को शायद एहसास हो गया था कि मैं जा रहा हूँ। वो सब कुछ भूलकर बेडरूम से बाहर भागी और चिल्लाने लगी, गू मुशेंग, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मेरे बेटे हो। मैंने तुम्हें पैदा किया है। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम्हें अपनी बहन की मौत का पश्चाताप करना होगा। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। उसका ये ड्रामा देखकर मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया तो वो सारा पाप उसी के सिर पर आ जाएगा और वो उस पाप का बोझ नहीं उठा सकती।
लेकिन घर के बाकी सभी लोग एकदम सुन्न थे, जैसे उन्हें इस सब की आदत हो गई हो। घर में सबको यही लगता था कि फैंगपिंग के हंगामा करने पर मैं हमेशा हार मानकर घुटनों के बल माफी मांग लूंगा। लेकिन इस बार मैंने शांति से फैंगपिंग के पीछे इशारा करते हुए कहा, चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी बेटी तुम्हारे कंधे पर बैठकर तुम पर हंस रही है। इतना कहते ही गुस्से में पागल हो रही फैंगपिंग अचानक एकदम शांत हो गई। उसका चेहरा देखते देखते पीला पड़ गया और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखने लगा। उसे समझ आ गया कि अब वो उसके कंट्रोल में नहीं है। वो जोर जोर से चीखने लगी। इस बार वो सच में पागल हो गई थी। जो लोग पागलपन का नाटक करते हैं वो एक दिन सच में पागल हो ही जाते हैं। उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज रही थी। फैंगपिंग जमीन पर गिर पड़ी और अपने बाल नोचने लगी। ये आवाज सुनकर गू ज़नहे भी स्टडी रूम से बाहर आ गया। अपनी पागल पत्नी और मुझ जैसे कोल्ड बेटे को देखकर वो खुद से पूछने लगा कि क्या इतने सालों में वो सच में गलत था। तमाशा खत्म हो चुका था। मैंने डरे हुए जू युवान को बुलाया और कहा, चलो चलते हैं। मुझे सच में जाता हुआ देखकर फैंगपिंग ने चिल्लाना बंद किया और बोली, तुम कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो किन फैमिली के साथ हमारी डील का क्या होगा? उसने अपने पति की तरफ देखकर कहा, इसे बांध दो और बेसमेंट में बंद कर दो। गू ज़नहे को कुछ न करते देख फैंगपिंग ने मेरी तरफ देखकर चिल्लाई, गुमुशेंग वापस आओ, अगर तुम गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर कहा, तुम्हें जैसे मरना है मरो, कम से कम मरने के बाद तुम अपनी बेटी से माफी तो मांग सकोगी। मेरी बात सुनकर गू ज़नहे ने मुझे टोकते हुए कहा, गोमुशेंग बस करो। बस करूं? क्या बस करूं? वो मरने की धमकी दे रही है। क्या ये मुझे डराने के लिए नहीं है? इतने सालों में उसने ये नाटक हजारों बार किया है, लेकिन वो कभी नहीं मरी। मैं अब ये सब देखकर थक चुका हूं। गू ज़नहे का शरीर कांप रहा था। उसे डर था कि गू फैमिली का ये काला सच बाहर ना आ जाए। तभी फैंगपिंग गू ज़नहे के पास जाकर रोने लगी। इसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो, इसे एक पैसा भी मत देना। अगर ये यहां से जाता है तो इसे बाहर सड़कों पर भूखा मरने दो। इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक कोल्ड स्माइल दी और बिना पीछे मुड़े वहां से चला गया। गू फैमिली के घर से निकलने के बाद जो युवान का चेहरा बहुत अजीब लग रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, परेशान मत हो, अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम इस परिवार से अलग क्यों होना चाहते थे। मुशेंग, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये सुनकर मैंने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, तो फिर मुझे कोई नौकरी दिलवा दो। जो युवान को लगा कि मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो अपने दिमाग में ऐसी नौकरियां सोचने लगा जो वो मुझे दे सकता था। मुझ में टैलेंट है, गुड लुक्स हैं, लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी जॉब नहीं कर सकता। गू फैमिली के बेटे को काम मिलने में बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तभी जो युवान ने अपने बाल खुजाते हुए कहा, सच कहूं तो मेरे पास एक हाई पेइंग जॉब है, मंथली सैलरी 20 लाख है और बाद में प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। अगर शो हिट हो गया तो तुम महीने के करोड़ों कमा सकते हो। ये सुनकर मुझे इंटरेस्ट आ गया। कौन सी जॉब है? ये एक स्लो पेस्ड रोमांस वैरायटी शो है, नाम है लव ऑन द जर्नी। जो युवान ने मुझे शो की डिटेल्स दी, जैसे जैसे मैं सुन रहा था मुझे कुछ याद आने लगा। शो का नाम सुनकर मुझे एकदम से याद आ गया कि ये तो वही रोमांस वैरायटी शो है। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे डायरेक्टर का नंबर दो, मैं उससे बात करूंगा। मुझे इतनी जल्दी राजी होते देख जो युवान थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर जल्दी से बोला, तुम्हारी सिचुएशन देखकर मुझे नहीं पता डायरेक्टर क्या कहेगा। तुम अभी बहुत फेमस हो गए हो, पूरा इंटरनेट तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है। भले ही लोग अच्छी बातें नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे नाम के साथ बहुत अटेंशन जुड़ा हुआ है। अगर तुम इस शो में गए तो हो सकता है तुम अपनी इमेज साफ कर सको। कुछ ही देर बाद जब डायरेक्टर को पता चला कि जो युवान मुझे शो के लिए रेकमेंड कर रहा है, तो उसने तुरंत मुझसे मिलने की इच्छा जताई। मुझे लगा था कि हम पहले मिलेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर वो डिसाइड करेगा, लेकिन डायरेक्टर तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ गया था। मिस्टर गू, मैंने आपके बारे में सुना है और मैं आपको अपने शो में बहुत खुशी से वेलकम करूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको सब ठीक लगे तो साइन कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर मैंने फ्राउन किया। डायरेक्टर, क्या आपको एक बार और नहीं सोचना चाहिए? मेरी रेपुटेशन अभी बहुत खराब है और मैंने अभी अभी गू फैमिली से सारे रिश्ते तोड़े हैं। ये सुनकर डायरेक्टर हल्का सा हंसा। जो युवान ने मुझे सब कुछ बता दिया है। रेपुटेशन तो दूसरों के बोलने से बनती है। तुम असल में कैसे इंसान हो ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो तुम्हें करीब से समझते हैं। ये शो लोगों को तुम्हें बेहतर जानने का मौका देगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे डायरेक्टर को इंटरनेट की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब बात यहां तक आ ही गई थी तो मैंने पेन उठाया और साइन कर दिए। मेरे साइन करते ही डायरेक्टर ने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया, कहीं मैं अपना फैसला ना बदल लूं। शो की शूटिंग परसों से शुरू है, तो जल्दी से अपनी पार्किंग कर लेना और टाइम पर आ जाना, लेट मत होना। डायरेक्टर ने मुझे बार बार याद दिलाया और फिर चला गया। थोड़ी ही देर में इंटरनेट पर एक नई खबर आग की तरह फैल गई। शेंग फेरान, किन रानवे और गू मुशेंग का लव ट्रायंगल। मेरे एंगेजमेंट तोड़ते ही मैं एक डेटिंग शो में जा रहा हूँ। प्यार के दुश्मन आमने सामने होंगे लव ऑन द जर्नी में। तभी किन रानवे का मैसेज आया, क्या तुम किसी डेटिंग शो में जा रहे हो? तुम वहां नहीं जाओगे, सुना तुमने? मैंने मैसेज पढ़ा लेकिन कोई रिप्लाई नहीं किया। जब मैं नहाकर बाहर आया तो देखा उसके कुछ और मैसेजेस भी आए थे। किन रानवे को मुझे कंट्रोल करने की आदत सी हो गई थी। जब शेंग फेरान एक एक्टर होकर दूसरों के साथ रोमांटिक सीन्स करता था तब तो वो उसे कुछ नहीं कहती थी। गू मुशेंग, मुझे रिप्लाई करो, तुम ये सब तमाशा बंद नहीं कर सकते क्या? एंगेजमेंट तोड़ते ही तुम इस तरह के शो में जा रहे हो। तुमने मुझे समझा क्या है और कितने लोगों के सामने तुम मेरा मजाक बनाओगे? उसके मैसेजेस देखकर मुझे समझ आ गया कि उसे प्रॉब्लम शो से नहीं
बल्कि इस बात से थी कि मैं शो में जा रहा हूं। उसे लग रहा था कि मेरे शो में जाने से उसकी बेइज्जती होगी। अगर उसे बेइज्जती फील हो रही थी तो कल जब वो एंगेजमेंट छोड़कर भागी थी तब उसे बेइज्जती फील क्यों नहीं हुई? सच कहते हैं, दर्द तभी महसूस होता है जब थप्पड़ अपने गाल पर पड़ता है। ये सोचकर मैंने बिना कुछ सोचे किन रानवे को ब्लॉक कर दिया और डिलीट कर दिया। दूसरी तरफ किन रानवे पागलों की तरह टाइप कर रही थी, तुम इस शो में नहीं जा सकते, तुम कोई एक्टर नहीं हो, तुम बस अपना ही मजाक बनवाओगे। लेकिन जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया कि मैसेज सेंड नहीं हो सका। नोटिफिकेशन में लिखा था, आपने जिसे मैसेज भेजा है उसने आपको अपने फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड नहीं किया है। गू मुशेंग ने मुझे सच में ब्लॉक कर दिया। किन रानवे को यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुझे कॉल किया, लेकिन फिर से वही ऑटोमेटेड आवाज सुनाई दी। उस पल किन रानवे को सारा कॉन्फिडेंस टूट गया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बेड के पास रखा एक शोपीस उठा के जमीन पर दे मारा। जब वो टूटा तब उसे रियलाइज हुआ कि वो शेंग फेई रैन के साथ उसकी फोटो फ्रेम थी। शोर सुनकर बाहर से नौकरानी ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया। मैडम, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। किन रैनवे जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों को घूरती रही। थोड़ी देर बाद किसी के कदमों की आवाज आई। इस बार उसके पिता किन नानतियन दरवाजे पर थे। रान भाई, नौकरानी ने बताया कि तुम्हारे कमरे से बहुत जोर की आवाज आई है, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो। किन नानतियन ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, दरवाजा खोलो। अपने पिता का गुस्सा देखकर किन रैनवे ने बेमन से दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही किन नानतियन की नजर जमीन पर पड़े कांच पर पड़ी। उन्होंने फ्राउन करते हुए पूछा, तुम वापस कब आई? खाना खाया? दोपहर में आई थी, खा लिया। क्या तुम गू मुशेंग से मिली? नहीं। किन रैनवे ने नजरें नीची कर ली। हाँ, मिली थी। उसका एटीट्यूड कैसा था? क्या तुम दोनों का पैचअप हो गया? किन रैनवे चुप रही। किन नानथियन ने अपनी आवाज थोड़ी नरम करते हुए कहा, अभी तक पैचअप नहीं हुआ। तुम दोनों ने क्या बात की? किन रैनवे की आवाज कांप रही थी। जो कहना था मैंने कह दिया। मुझे पता है मेरी गलती है, मैंने माफी भी मांगी है और कॉम्पनसेशन देने को भी तैयार हूं। लेकिन वो बहुत पेटी और सेल्फिश है। उसने जानबूझकर बात का बतंगड़ बनाया है ताकि मेरी बेइज्जती हो सके। उसे एंगेजमेंट तोड़नी है, उसे मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने हैं और अब तो उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया है। लेकिन किन रैनवे ने अपने डेटिंग शो वाली बात अपने पिता को नहीं बताई। ये सुनकर किन नानतियन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या गू फैमिली को लगता है कि वो जब चाहे एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं? तुम अब उसकी कोई परवाह मत करो, उसे कुछ दिन इग्नोर करो, वो खुद ही माफी मांगने आ जाएगा। किन रैनवे ने डरते हुए पूछा, डैड, गू फैमिली का क्या कहना है? किन नानथियन ने पूरे आरोगेंस के साथ कहा, दोपहर में गू फैमिली ने कॉल करके माफी मांगी थी और कहा था कि वो गू मुशेंग को लेकर हमारे घर माफी मांगने आएंगे। मैंने सोचा था कि चलो माफ कर देते हैं, आखिरकार गलती तुम्हारी थी। लेकिन अब जब वो इतना एटीट्यूड दिखा रहा है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर वो माफी मांगने आए भी तो इतनी आसानी से मत मानना। अभी शादी भी नहीं हुई और वो इतने नखरे दिखा रहा है। कल को अगर तुम्हारे बच्चे हो गए तो क्या तुम्हें उसके इशारों पर नाचना पड़ेगा? तभी किन रैनवे ने बीच में टोकते हुए कहा, डैड, अगर गू मुशेंग ने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए सच में अपनी फैमिली से रिश्ते तोड़ लिए तो? किन नानथियन हंसे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डैड, मैं हमेशा उसके आगे झुकती आई हूं। लेकिन अगर उसे अब इस रिश्ते की परवाह ही नहीं है तो? आखिर उसके पेरेंट्स उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। अपनी बेटी की फिक्र देखकर किन नानटियन ने कहा, अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो मैं अभी गू फैमिली को कॉल करके पूछ लेता हूं। अपनी बेटी की उम्मीद भरी नजरों को देखकर किन नानटियन ने अपना फोन निकाला और गू जनहे को कॉल किया। कॉल उठते ही गू जनहे की चापलूसी भरी आवाज आई, मिस्टर किन, इतनी रात को आपने कैसे कॉल किया? किन नानटियन ने कोल्ड टोन में पूछा, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि गू मुशेंग का क्या प्लान है, क्या वो सच में एंगेजमेंट तोड़ रहा है? ये सुनकर गू जनहे चुप हो गया। किन नानटियन को कुछ अजीब लगा। क्या हुआ? क्या गू मुशेंग सच में मेरी बेटी को छोड़ रहा है? गू जनहे ने मजबूर सी हंसी हंसते हुए कहा, मिस्टर किन, आप तो जानते हैं बच्चों के मामलों में पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, उन्हें खुद ही हैंडल करने दीजिए। गू मुशेंग अब बड़ा हो गया है, मैंने उसे समझाया भी और डांटा भी। किन नानटियन ने बीच में ही टोक दिया, तो क्या तुम दोनों सच में एंगेजमेंट तोड़ रहे हो? तो फिर सारे पैसे भी वापस कर दो। मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है, उसे कोई भी मिल जाएगा। गू मुशेंग की किस्मत अच्छी थी जो मेरी बेटी ने उसे चुना। अगर उसे कदर नहीं है तो कोई और कर लेगा। तुम्हें क्या लगता है गू फैमिली के बिना मेरी बेटी की शादी नहीं होगी? किन नानटियन का गुस्सा देखकर गू जनहे ने डरते हुए कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं, रानवई बहुत अच्छी है, गू मुशेंग ही उसके लायक नहीं है। उसने तो अब हमसे भी सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। आप जो सजा देंगे हम भुगतने को तैयार हैं। लेकिन प्रोजेक्ट में जो पैसे इन्वेस्ट हुए हैं वो वापस करना अभी पॉसिबल नहीं है। हमें थोड़ा टाइम दीजिए ताकि हम पैसों का इंतजाम कर सकें। फोन स्पीकर पर था और जब किन रानवई ने सुना कि मैंने सच में एंगेजमेंट तोड़ने के लिए अपनी फैमिली छोड़ दी है तो उसका दिल धक से रह गया। तभी गू जनहे ने फिर से चापलूसी करते हुए कहा, मिस्टर किन, हम किसी दिन मिलकर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। भले ही बच्चों का रिश्ता टूट गया हो लेकिन हमारा बिजनेस तो अभी भी साथ है, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। किन नानटियन ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मैं तुम जैसे धोखेबाजों के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दिया। उन्होंने मुड़कर देखा तो किन रानवई एकदम सुन्न खड़ी थी। अभी 10 मिनट पहले जो वो बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे थे अब वही बात उन पर भारी पड़ गई थी। ये सब क्या हो रहा था? किन नानटियन ने एक गहरी सांस ली और पूछा, रानवई,
क्या तुम सच में गू मुशेंग को पसंद करती हो? अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं उसे उठवाकर तुम्हारे पास ले आऊंगा। किन रानवई होश में आई और कांपती हुई आवाज में बोली, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो है ही क्या? इतने लोग मेरे पीछे पागल हैं, मैं उसी के पीछे क्यों भागूंगी? टूटती है तो टूटने दो ये एंगेजमेंट। अपनी बेटी की ये बात सुनकर किन नानतियन को थोड़ी तसल्ली हुई। अच्छा है तुम ये समझ गई। तभी किन रानवे ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन ये एंगेजमेंट हम तोड़ेंगे, वो नहीं। मुझे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। किन नानतियन ने सीरियसनेस के साथ कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने की सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं उसे रोंगचेंग में टिकने नहीं दूंगा। लड़के बहुत हैं दुनिया में, तुम्हें कोई और अच्छा मिल जाएगा। बस इस बार कोई ऐसा चुनना जिसका फैमिली बैकग्राउंड गू फैमिली से अच्छा हो। ये सुनकर किन रानवे को समझ आ गया कि उसके पिता शेंग फेरान की बात कर रहे हैं। किन नानतियन के जाते ही किन रानवे ने अपना फोन चेक किया। 5 मिनट पहले शेंग फेरान का वीडियो कॉल आया था। उसने तुरंत वापस कॉल किया। शेंग फेरान अभी भी हॉस्पिटल में ही था। वीडियो में वो कल से थोड़ा बेहतर लग रहा था। तुम ठीक हो ना? रानवे, अंकल किन ने कल के लिए तुम्हें डांटा तो नहीं? नहीं। शेंग फेरान ने फिर पूछा, और गू मुशेंग, क्या तुम दोनों मिले? क्या सब क्लियर हो गया? किन रानवे ने रूखेपन से जवाब दिया, मैं अभी उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उसका मूड खराब देखकर शेंग फेरान ने थोड़ा हेजिटेटिंगली कहा, अभी मुझे वांग जी ने बताया कि गू मुशेंग एक वैरायटी शो में जा रहा है। वो शो बेसिकली फेक कपल्स बनाने के लिए है। वो तुम्हारा फियांसे है, वो ऐसे शो में कैसे जा सकता है? ये तो तुम्हारी बेइज्जती है। परसों से उस शो की शूटिंग शुरू है। अगर ये बात सच साबित हो गई तो किन फैमिली की बहुत बदनामी होगी। गू मुशेंग को तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए था। तुम दोनों की फैमिली का नाम एक साथ जुड़ा है। वो अंकल किन की इज्जत के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? किन रानवे का चेहरा एकदम फ्लैट था, लेकिन उसने फोन को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। तुम्हें इस शो के बारे में इतना कैसे पता? शेंग फेरान ने तुरंत सफाई दी, मैं वहां रोमांस करने नहीं जा रहा हूं। मैं तो बस स्टूडियो में बैठकर शो को जज करूंगा। डायरेक्टर मेरा अच्छा दोस्त है। किन रानवे ने फ्राउन करते हुए कहा, मैंने गू मुशेंग से एंगेजमेंट तोड़ ली है, अब वो जो चाहे कर सकता है। शेंग फेरान ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, सच में? वो तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता है? वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसने अपनी फैमिली से भी रिश्ते तोड़ लिए हैं। ये सुनकर शेंग फेरान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी खुशी जाहिर करता, किन रानवे ने पूछा, क्या मैं भी उस शो में आ सकती हूँ? शेंग फेरान हैरान रह गया, हाँ आ तो सकती हो, लेकिन तुम वहां जाकर क्या करोगी? क्या तुम्हें गू मुशेंग को देखकर अजीब नहीं लगेगा? मुझे शो में किसी और के साथ फ्लर्ट करते देखने का ख्याल ही किन रनवई को अंदर से खाए जा रहा था और उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसका चेहरा देखकर शेंग फेरान ने जल्दी से कहा, ठीक है, अगर तुम आना चाहती हो तो मैं डायरेक्टर से बात कर लूंगा। परसों तुम मेरे साथ आ जाना, लेकिन मुझे डर है कि इंटरनेट पर लोग हमारे रिश्ते को लेकर फिर से फालतू बातें ना बनाने लग जाएं। किन रनवई ने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं, उन्हें जो सोचना है सोचने दो, मुझे गू मुशेंग का ये मैटर हैंडल करना है। शेंग फेरान कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही किन रनवई ने कॉल कट कर दिया। उसके बाद उसने अपना वीबो अकाउंट ओपन किया। कल उसने जो पोस्ट किया था कि हम बस दोस्त हैं, उसी पोस्ट के नीचे उसने एक और मैसेज ऐड किया, मेरी और मेरे फियांसे की एंगेजमेंट अब ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। मैंने कोशिश की थी लेकिन हम दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं बन पाया। प्यार नहीं तो दोस्ती ही सही। उसने इस बार कमेंट्स को कंट्रोल नहीं किया, बल्कि कुछ पीआर टीम्स को पैसे दिए ताकि वो लोगों को ये यकीन दिला सकें कि मैं इस रिश्ते में विक्टिम था। ऐसा दिखाया जा रहा था जैसे मैं उसे फोर्स कर रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था और उसने प्यार के लिए मुझे छोड़ दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी ट्रेंड कर रहा था जिसमें एक तरफ मैं एंगेजमेंट पार्टी में अकेला खड़ा था और दूसरी तरफ किन रनवई हॉस्पिटल में शेंग फेरान के साथ उसका बर्थडे मना रही थी। कमेंट्स में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। सब कुछ किन रनवई के प्लान के हिसाब से हो रहा था। उसे सपोर्ट करने के लिए गू फैमिली की कंपनी ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है और अब हम दोनों फ्री हैं। लेकिन मेरे फैमिली से अलग होने वाली बात को उन्होंने पूरी तरह से छुपा लिया। इंटरनेट पर लोगों को सच से कोई मतलब नहीं होता, वो बस तमाशा देखना चाहते हैं। धीरे धीरे ये सब साइबर बुलिंग में बदल गया। शेंग फेरान भी ये सब ऑनलाइन देख रहा था। जब उसने देखा कि किन रनवई ने आखिरकार उसे चुन ही लिया तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे इतने से शांति नहीं मिली। उसने कुछ और अकाउंट से पोस्ट करवाए ताकि लोग मुझे एक होम रैकर समझने लगे। लेकिन जब मैं शो की शूटिंग के लिए जा रहा था तो इंटरनेट पर क्या चल रहा है इसका मुझ पर कोई असर नहीं था। मैं आराम से सोया, खाना खाया और अपनी पैकिंग करके निकल पड़ा। शो की डिटेल्स पूरी तरह से सीक्रेट रखी गई थी, यहाँ तक कि शूटिंग वाले दिन तक किसी को नहीं पता था कि कौन कौन आने वाला है। सब कुछ ऑडियंस के सस्पेंस पर छोड़ा गया था। डायरेक्टर ने मुझे देखते ही पूछा, क्या तुमने वीबो पर ट्रेंड कर रही न्यूज़ देखी? कौन सी न्यूज़? डायरेक्टर ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, अच्छा है कि तुमने नहीं देखी। अब अपने फोन हमें दे दो, हम तुम्हें शो के लिए नए फोन्स देंगे। फिर मैं एक गाड़ी में बैठकर गांव की तरफ निकल पड़ा। लगभग 3 घंटे के सफर के बाद मैं लव ऑन द जर्नी के पहले लोकेशन पर पहुंच गया। लोकेशन एक गांव में था ताकि हम लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस कर सकें और नेचर के बीच प्यार ढूंढ सकें। शो का बजट बहुत कम था, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा पुराना घर किराए पर लिया था। बाकी शोज में लग्जरी विलाज होते हैं, यहाँ हमारे पास बस एक झोपड़ी थी। बाथरूम भी घर के अंदर नहीं था बल्कि बाहर था। सिर्फ 2 टॉयलेट्स थे।
जो एकदम कच्चे लग रहे थे, और पास ही सुअर का बाड़ा था जहां से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मैं सबसे पहले पहुंचा था, इसलिए मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। कैमरा क्रू ने सब सेट कर लिया था। जब ऑडियंस ने लोकेशन देखी तो लाइव चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। क्या मजाक है, ऐसी जगह पर रोमांस करेंगे तो पक्का ब्रेकअप हो जाएगा। कई कपल्स तो नॉर्मल ट्रिप्स पर ही लड़ पड़ते हैं। ये तो शो को हिट कराने का निंजा टेक्निक है। शो शुरू हो गया क्या? सबसे पहले कौन आया? सुना है सब अमीर लोग आ रहे हैं। ऐसी जगह पर वो कैसे सरवाइव करेंगे? बहुत मजा आएगा। ऑडियंस की बातों के बीच एक काली एसयूवी वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई जिसने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी स्किन बहुत फेयर थी और वो लाल ड्रेस में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने हल्का सा सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसे देखकर मैं एकदम सुन्न रह गया। ये कौन है? मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? उसने मुस्कुराकर अपनी उंगली से मुझे अपने पास बुलाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा शायद उसे कोई मदद चाहिए, लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया वो जानी पहचानी फीलिंग और स्ट्रांग हो गई। जब उसने अपने सनग्लासेस उतारे तो बोली, मुझे भूल गए क्या? चैट में तो हंगामा मच गया। ये तो कोई अप्सरा लग रही है। पहली गेस्ट ही इतनी ब्यूटीफुल है तो बाकी कैसी होंगी? ये जानी पहचानी लग रही है। गू मुशेंग यहाँ क्या कर रहा है? वो इस लड़की को जानता है क्या? उसकी तो किस्मत खुल गई। मैं सच में शॉक में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ जियांग चियन से मिलूंगा। वो किन रानवे की मौसी थीं। ये शो वाले क्या सोचकर इसे यहाँ लाए हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम यहाँ लड़े? मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? ये कहकर जियांग चियान ने कार की डिक्की की तरफ इशारा किया। मेरा लगेज निकाल लो। मैं चुपचाप उसका लगेज निकालने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी हजार सवाल थे। जब हम थोड़ा साइड में गए जहाँ कोई नहीं था तो जियांग चियान मेरे पास आई और बोली, तुम मुझे अभी भी अपनी मौसी समझते हो क्या? जब तुम्हारी किन रानवे से एंगेजमेंट ही टूट गई है तो मैं तुम्हारी मौसी कैसे हुई? अब से मुझे मेरे नाम से बुलाना, जियांग ख्यान या फिर ख्यान सिस्टर। और ध्यान रखना, गलती मत करना। मैंने बस अपना सिर हिला दिया। लाइव चैट में सब पूछ रहे थे कि जियांग ख्यान कौन है, हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं और हमारा क्या कनेक्शन है। कुछ घंटों बाद बाकी लोग भी आ गए। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरा सिर चकराने लगा। मुझे अपने शो में आने के फैसले पर पछतावा होने लगा। लड़कियों में जियांग ख्यान के अलावा लिन किंग हान भी थी, जो किन रानवे की बेस्ट फ्रेंड थी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यहाँ बहुत ड्रामा होने वाला है। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो थी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड शेन निंग। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे यंग और सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। हर कोई उसका नाम जानता था। मुझे लगा था कि शो वाले किसी भी एक्टर को ले आएंगे, लेकिन शेन निंग, ये तो बहुत बड़ी बात थी। शो की सीक्रेसी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि जब शेन निंग की एंट्री हुई तो लाइव ऑडियंस खुशी से पागल हो गई। शो की पॉपुलैरिटी आसमान चूमने लगी और जितनी ज्यादा ऑडियंस उतनी ज्यादा गालियां मुझे पड़ने वाली थीं। मुझे तो लगने लगा कि मुझे शो के लिए जितने पैसे मिल रहे हैं इस मानसिक प्रताड़ना के लिए बहुत कम है। लड़कों में मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन लड़कियों को टक्कर देने के लिए उन्होंने एक यंग सीईओ और एक राइजिंग स्टार एक्टर को बुलाया था। लिन किंग हान ने जैसे ही मुझे देखा उसने आंखें घुमाई और मुंह बनाकर बोली, क्या बकवास है, ये लोग किसी को भी बुला लेते हैं क्या? और ये कैसी घटिया जगह है? यहाँ तो कोई मॉल भी नहीं है, हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो इतनी बदबू आ रही है। डायरेक्टर, क्या आप कोई अच्छी जगह नहीं ढूंढ सकते थे? हम रोमांस शो में आए हैं, सर्वाइवल शो में नहीं। लाइव चैट वाले तो मजे ले रहे थे। ये लिन किंग हान बहुत एंटरटेनिंग है। लड़कियां तो सब कमाल की हैं। मैं होता तो कंफ्यूज हो जाता। मुझे तो सबसे पहली वाली जियांग ख्यान ही पसंद है। वो अकेली नॉर्मल इंसान लग रही है। लिन किंग हान और शेन निंग की एंट्री से व्यूअरशिप बहुत बढ़ गई थी। लिन किंग हान अमीर थी और किन रानवे की दोस्त थी। वो पिछले 4-5 साल से इंडस्ट्री में थी, लेकिन कुछ खास सक्सेस नहीं मिली थी। अब वो रियलिटी शोज ट्राई कर रही थी और पहले ही शो में उसका सामना मुझसे हो गया। मैं उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं आगे गया और बाकी लड़कों से हाथ मिलाया। हेलो, मैं गू मुसेंग हूँ। हेलो, मैं ची शेंग हूँ। मैं ये यनहेंग हूँ। सब लोग अभी एक दूसरे को और इस नई जगह को समझने की कोशिश कर रहे थे। लिन चिंग हान को छोड़कर बाकी सब अच्छे से बात कर रहे थे। आखिरकार कैमरा चालू था। मैं एक कोने में शांति से खड़ा था, बस मुस्कुरा रहा था। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ चुपचाप गालियां खाकर चला जाऊंगा। तभी शेनिंग मेरे पास आई और बोली, मुशेंग, बहुत समय बाद मिले। मैंने भी पोलाइट होकर जवाब दिया, हाँ बहुत समय बाद। शेनिंग ने पूछा, तुम कैसे हो? मैंने सुना तुम्हारी एंगेजमेंट टूट गई। उसके इतना कहते ही सबका ध्यान हमारी तरफ आ गया। मुझे समझ नहीं आया कि वो सच में इनोसेंट है या जानबूझकर ये सब कह रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया शेन जी। शेनिंग ने हल्की सी स्माइल दी। उम्मीद है हम यहाँ अच्छे से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। मैंने भी कह दिया, हाँ बिल्कुल। कैमरा सीधा हम पर फोकस कर रहा था और माहौल में एक अजीब सी टेंशन थी। सब सोच रहे थे कि हमारा क्या कनेक्शन है। कुछ लोग तो चाहते थे कि हम लड़ पड़े। तभी लिन चिंग हान से रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। तभी शेनिंग ने मुस्कुराकर कहा, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। मुशेंग, मैंने सही कहा ना? मैं हैरान रह गया, लेकिन फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कैमरे के पीछे जियांग चियान का चेहरा थोड़ा बदल गया। लाइव चैट में फिर से तूफान आ गया। क्या मजाक है, शेनिंग और गू मुशेंग बचपन के दोस्त? ये दोनों तो बिल्कुल अलग दुनिया के लगते हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं तो पक्का कुछ न कुछ तो होगा ही। स्टूडियो में किन रानवे और शेंग फेरान एक साथ बैठे थे। शेंग फेरान
फेहरान शो का कमेंटेटर था। किन रानवे को रियलिटी शोज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए शेंग फेहरान उसे गाइड कर रहा था। शुरुआत में तो किन रानवे शेंग फेहरान से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही स्क्रीन पर मैं आया उसकी आंखें स्क्रीन पर ही टिक गई। उसका प्लान था कि वो मुझे बदनाम करेगी ताकि कोई मुझे पसंद न करे। किन रानवे ने बाकी लड़कियों के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे सिर्फ लिन चिंग हान के बारे में पता चला था। बाकी दो के बारे में डायरेक्टर ने कुछ नहीं बताया था। जब उसने जियांग चियान को देखा तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, उसकी मौसी यहाँ क्या कर रही है। लेकिन फिर उसे तसल्ली हुई कि मैं अपनी ही मौसी के साथ तो फ्लर्ट नहीं करूंगा। पर जब मुझे जियांग चियान का लगेज उठाते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। जियांग चियान को पता था कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है, फिर भी वो मुझसे ऐसे काम क्यों करवा रही थी। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी शेन निंग की एंट्री। शेन निंग के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ना उसके लिए खतरे की घंटी थी। वो अपना ग्लास कसकर पकड़े हुए थी। शेन निंग मेरे पास गई थी और किन रानवे का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। वो ये जानने के लिए बेताब थी कि मैं और शेन निंग एक दूसरे को कैसे जानते हैं। शेंग फेहरान ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता था कि गू मुशेंग और शेन्निंग एक दूसरे को जानते हैं। रैनवी, तुम तो उसे इतने सालों से जानती हो, क्या तुम्हें पता था? किन रैनवी ने एक कोल्ड स्माइल दी और कहा, उसने मुझे कभी नहीं बताया और मुझे उसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों बहुत क्लोज हों। तभी किसी ने लाइव चैट में पूछा, ये जियांग चियान कौन है? बहुत खूबसूरत है, कोई इन्फ्लुएंसर है क्या? किन रैनवी ने बिना सोचे समझे कह दिया, वो मेरी मौसी है। तुम्हारी मौसी? इतनी यंग? किन रैनवी चुप रही। शो में मैं भी शौक में था कि शेन निंग ने सबके सामने हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया। लिन किंग हैन ने ताना मारते हुए कहा, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तुमने तो कभी नहीं बताया। मैंने इरिटेट होकर कहा, तुम मेरी क्या लगती हो जो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कौन कर रहा है तुम्हारी फिक्र? लिन किंग हैन भड़क गई, तो फिर मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसाओ। इससे पहले कि हमारी लड़ाई और बढ़ती, डायरेक्टर आकर हमें पहला टास्क दे दिया। पहला टास्क है घर की सफाई करना, अंदर और बाहर सब कुछ साफ करना होगा। जब सफाई हो जाएगी तब हम चेक करेंगे और अगर सब ठीक रहा तो ही आपको खाना मिलेगा। लिन किंग हैन ने गुस्से में कहा, इतना बड़ा घर और हम खुद साफ करेंगे? हाँ, और अगर साफ नहीं किया तो लंच नहीं मिलेगा। लंच टाइम होने में 3 घंटे बचे हैं। और हाँ, हम सिर्फ राशन देंगे, खाना आप लोगों को खुद बनाना होगा। लिन किंग हैन उस गंदे और कीड़ों से भरे घर को देखकर ही डर रही थी। ची शेंग सीईओ ने माहौल शांत करते हुए कहा, मैं गांव का रहने वाला हूं, मुझे पता है ये सब कैसे करते हैं, मैं काम बांट देता हूं, ठीक है? सब मान गए। लड़कों को भारी काम मिला, लड़कियों को झाड़ू पोछा, मुझे किचन साफ करने का काम मिला। लाइव चैट में लोग मेरे काम करने के तरीके को नोटिस कर रहे थे। गू मुशेंग तो घर के कामों में एक्सपर्ट लग रहा है, इतनी जल्दी जल्दी काम कर रहा है। अब मुझे ये उतना बुरा नहीं लग रहा। ये कौन सा क्लीनर यूज कर रहा है? इतनी जल्दी सब चमक गया। जिनको ओसीडी है उन्हें तो ये देखकर मजा आ रहा होगा। मुझे भी इस क्लीनर का लिंक चाहिए। बाकी लोग तो एकदम कंफ्यूज लग रहे हैं। मुझे सबसे मुश्किल काम मिला था, लेकिन मैंने उसे 2 घंटे में ही खत्म कर दिया। किचन एकदम चमकने लगा था। काम खत्म करके मैं एक कोने में पानी पीते हुए आराम कर रहा था। लिन किंग हैन अभी भी मकड़ियों से डरकर चिल्ला रही थी। शेन निंग धीरे धीरे काम कर रही थी। जियांग चियान बहुत तेज थी, लेकिन उसकी ड्रेस उसे परेशान कर रही थी। उसने अपनी हील्स उतारी और अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊपर बांध लिया। सबको लग रहा था कि मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन मैं बस शांति से खड़ा सब देख रहा था। लिन किंग हान को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गू मुशेंग, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? आकर हमारी मदद करो। जल्दी काम खत्म होगा तो जल्दी खाना मिलेगा। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने पानी का ग्लास नीचे रखा और कहा, अपना काम खुद करो। तुम्हें भूख लगी है तो मैं क्या करूं? लिन किंग हान को यकीन नहीं हुआ। तुम अभी फ्री हो तो हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? मैं फ्री हूं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारा नौकर हूं। तुम्हारे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? ची चैंग ने फिर से बीच बचाव किया। किंग हान, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, मेरा काम लगभग हो गया है। लिन किंग हान ने मुझे गुस्से से देखा और ची चैंग से कहा, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ लोगों में तो बिल्कुल मैनर्स ही नहीं है, टीम वर्क नाम की कोई चीज ही नहीं है, तभी तो इसका ब्रेकअप हो गया। शो अभी शुरू ही हुआ था और पर्सनल अटैक्स चालू हो गए थे। मैंने उसे इग्नोर किया और डायरेक्टर से पूछा, डायरेक्टर, मैंने अपना काम कर लिया है, क्या मैं थोड़ा बाहर घूम सकता हूं? डायरेक्टर ने याद दिलाया, तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक पूरा घर साफ नहीं होगा खाना नहीं मिलेगा। मुझे पता था डायरेक्टर चाहता था कि मैं बाकी लोगों की मदद करूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे पता था कि अगर मैंने आज मदद की तो मुझे रोज सबकी मदद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ काम करने नहीं आया था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ एक रूड और केयरलेस इंसान की तरह रहूंगा। वैसे भी मुझे गालियां पड़ ही रही थीं, थोड़ी और पड़ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। डायरेक्टर ने मुझे जाने दिया। मैं घर से थोड़ा दूर एक तालाब के पास गया। वहां एक आदमी मछली पकड़ रहा था। मैंने उससे पूछा, भैया, क्या मैं यहाँ मछली पकड़ सकता हूँ? उसने उदास होकर कहा, हाँ, लेकिन यहाँ मछली पकड़ना बहुत मुश्किल है। मैं सुबह से बैठा हूँ और सिर्फ 2 छोटी मछलियां ही पकड़ पाया हूँ। तभी उसके फोन की घंटी बजी, उसे घर से खाने के लिए बुला रहे थे। मुझे घर जाना है, अगर तुम्हें मछली पकड़नी है तो मेरी फिशिंग रॉड ले लो, बाद में वापस कर देना। मैंने खुशी खुशी रॉड ले ली। थैंक यू भैया, अगर मैंने मछली पकड़ी तो मैं आपको आधी दे दूंगा। आपका घर कहाँ है? वो सफेद वाला घर मेरा ही है। वो कैमरा देखकर थोड़ा नर्वस हो गया था और जल्दी से चला गया। मैंने रॉड में चारा लगाया और बैठ गया।
मछली पकड़ते हुए देखना बहुत बोरिंग था, इसलिए बहुत से लोग लाइव स्ट्रीम से चले गए, लेकिन जाने से पहले गालियां देकर गए। थोड़ी ही देर में रॉड हिली, मैंने तुरंत उसे खींचा और एक 5 किलो की मछली बाहर आ गई। जो हेटर्स मुझे गालियां दे रहे थे वो सब चुप हो गए। मैंने आराम से मछली को टोकरी में डाला और फिर से बैठ गया। ये तो पक्का तुक्का था, अब देखना दूसरी मछली नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन थोड़ी देर में रॉड फिर हिली, इस बार एक 3 किलो की मछली। गू मुशेंग तो प्रो निकला, भाई ओपी। मेरे लाइव स्ट्रीम में 1 लाख से 20 लाख लोग आ गए। डायरेक्टर भी अपने फोन पर मेरी स्ट्रीम देख रहा था। एक आदमी सुबह से 2 छोटी मछलियां पकड़ पाया था और मैंने आधे घंटे में 4 बड़ी मछलियां पकड़ ली थी। हेटर्स तो एकदम गायब ही हो गए थे। अब सिर्फ शेंग फेरान के फैंस ही मुझे गालियां दे रहे थे। मेरे पास 4 मछलियां हो गई थी, जो खाने के लिए काफी थी। मैंने अपना सामान समेटा और फिशिंग रॉड वापस करने उस आदमी के घर गया। भैया, मैं आपकी रॉड वापस करने आया हूँ। इतनी जल्दी? क्या कुछ पकड़ा? हाँ, 4 मछलियां। चलिए आधी आधी बांट लेते हैं। उस आदमी को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि मैंने छोटी मछलियां पकड़ी होंगी, लेकिन जब उसने टोकरी देखी तो वो भर चुकी थी। 15 किलो मछलियां। बहुत बढ़िया, तुम तो एक्सपर्ट हो। अगर तुम रोज ऐसे ही मछलियां पकड़ोगे तो इस तालाब की सारी मछलियां खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा, भैया आइए मछलियां बांटते हैं। उसने मना करते हुए कहा, मेरे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, 1 मछली काफी है, बाकी 3 तुम रख लो, तुम लोग इतने सारे हो। मैंने सोचा और कहा, हम लोग 3 मछलियां नहीं खा पाएंगे। एक काम करते हैं, मैं आपके किचन में ही चारों मछलियां बना लेता हूं, फिर हम सब मिलकर खा लेंगे। वो आदमी मान गया। ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो आ जाओ। मैंने मछलियां साफ की और काटना शुरू किया। मेरे काम करने की तरीके से ही पता चल रहा था कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूं। कैमरा क्रू के मुंह में भी पानी आ रहा था। उस आदमी ने पूछा, तुमने कुकिंग सीखी है क्या? हाँ, मैंने सिचुआन स्टाइल कुकिंग सीखी है। जैसे ही मैंने मछली के पीसेस को गर्म तेल में डाला, एक बहुत अच्छी आवाज आई और खुशबू फैल गई। लाइव चैट में लोग पागल हो रहे थे। गू मुसेंग को कुकिंग भी आती है? देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। जो कह रहे थे कि इसे कुछ नहीं आता, अब बोलो, ये पक्का सबके लिए खाना बना रहा है। ये इंसान इतना भी बुरा नहीं है, सबका खाना अकेले ही बना दिया। हेटर्स को भी अब मानना पड़ रहा था कि मुझ में कुछ तो बात है। मैंने खाना 2 हिस्सों में बांट दिया। उस आदमी के घर में अभी खाना नहीं बना था, तो उसने भी मेरे साथ खाना शेयर करने में कोई झिझक नहीं दिखाई और बदले में मुझे अपने खेत से कुछ ताजी सब्जियां दे दी। दूसरी तरफ घर की सफाई आखिरकार खत्म हो गई थी। डायरेक्टर ने सब चेक किया और उन्हें खाना बनाने के लिए राशन दे दिया। हालांकि खाना बनाना एक बड़ी प्रॉब्लम बन गया था। शो वालों ने सिर्फ इंग्रेडिएंट्स दिए थे और यहाँ पकाने के लिए सिर्फ लकड़ियाँ और एक बड़ा चूल्हा था। कोई गैस नहीं थी, जिससे आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। खाना बनाना एक डिजास्टर बन गया था। जो किचन मैंने इतनी मेहनत से साफ किया था, वो 1 ही घंटे में फिर से काला हो गया था। 6 लोगों का खाना अब आधा ही बचा था। ची चैंग ने अपनी गलती मानते हुए कहा, ये मेरी गलती है, मैंने सब्जी जला दी और सारा खाना वेस्ट कर दिया। लिन ख्यान हान ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब पहली बार कर रहे हैं, ऐसा होना नॉर्मल है। मैंने भी तो अभी चीनी को नमक समझकर डाल दिया था। ये सुनकर ची चैंग ने एक शर्मीली स्माइल दी। मुझे तसल्ली देने के लिए थैंक यू। फिर उसने थोड़ा बेबस होकर कहा, चलो पहले खा लेते हैं, फिर थोड़ा आराम करेंगे। शायद दोपहर में कोई टास्क हो और रात के खाने के बारे में हम बाद में सोचेंगे। तभी ये यान हैंग ने पूछा, और गुमुशेंग कहाँ है? ये सुनकर लिन ख्यांग हान ने मुंह बनाते हुए कहा, पता नहीं काम से बचने के लिए कहाँ भाग गया है। वैसे भी खाना कम है तो उसके लिए मत बचाओ, उसने खाना बनाने में कोई मदद भी तो नहीं की है। उसके इतना कहते ही जियांग चियांग भगक गई। किचन अकेले गुमुशेंग ने साफ किया था, तो उसे खाना खाने का हक क्यों नहीं है? जो काम बटा था उसके हिसाब से खाने में उसका भी हिस्सा है। और तुमने सबसे कम काम किया है और सबसे ज्यादा बकवास कर रही हो। क्या तुम्हारी जीभ कुछ ज्यादा ही लंबी है या तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? ये सुनकर लिन ख्यांग हान एकदम सुन रह गई। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से ऐसी बातें सुनी थी, वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट में। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई बोली, जियांग चियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम बस रैनवे की मौसी हो, ये मत समझना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। ये देखकर जियांग चियांग ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, तो कहो ना, मैं सुन रही हूँ। लिन ख्यांग हान की बात से सबको एक नई जानकारी मिली। जियांग चियांग किन रैनवे की मौसी है और किन रैनवे मेरी एक्स फियोंसे थी। ये रिलेशनशिप देखकर लाइव चैट वाले सब समझ गए कि यहाँ क्या चल रहा है। तभी ची चैंग ने बीच बचाव करते हुए कहा, हमारे पास फोन्स नहीं हैं और हम गुमुशेंग को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, हम खाना शुरू करते हैं और उसका हिस्सा अलग रख देते हैं, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। तभी जियांग चियांग और शिन निंग ने एक साथ कहा कि वो मुझे ढूंढने जाएंगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। शिन निंग की आंखों में शक था। जियांग, आप सुबह से काम करके थक गई होंगी, आप बैठकर खाइए, मैं गुमुशेंग को ढूंढ लाती हूँ। और हाँ जियांग, मैं आपको बहुत पहले से कहना चाहती थी, आपका गुमुशेंग को ऐसे नाम से बुलाना लोगों को गलत लग सकता है। ये सुनकर जियांग चियान ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, मैं उसे मुशेंग बुलाती हूँ, इसमें मुशेंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों हो रही है? शेन निंग ने कहा, मुझे डर है कि आपके फैंस को प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे भी इंटरनेट पर मुशेंग को पहले ही बहुत गालियां पड़ रही हैं। ये सुनकर शेन निंग चुप हो गई। दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई थी जैसे कोई जंग छिड़ने वाली हो। सब लोग हैरान थे कि ये दोनों मेरे लिए लड़ रही हैं। तभी डायरेक्टर, जो अब तक चुप थे, उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, गू मुशेंग आ गया है। मैं एकदम सही वक्त पर पहुंचा था। मेरे साथ फिशिंग रॉड वाला भैया भी था
जैसे ही मैं अंदर आया मुझे समझ आ गया था कि यहाँ का माहौल कुछ अजीब है। मैंने मछली वाला बर्तन टेबल पर रखा और फिशिंग रॉड वाले भैया के हाथ से फिश पॉरेज लेते हुए कहा, भैया मुझे छोड़ने आने के लिए थैंक यू। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो भैया जल्दी से वहां से चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने टेबल पर रखी उबली हुई सब्जियां, जला हुआ खाना और चावल देखे और कहा, चलो खाते हैं। तभी ये यानहेंग मेरे पास आया और पूछा, ये फिश सूप तुम कहाँ से लाए? मैंने खुद बनाया है, एक पड़ोसी का किचन बोरो किया था। और ये मछलियां कहाँ से आईं? मैंने पकड़ी हैं। और ये सब्जियां? ये मैंने मछलियों के बदले में ली हैं। सब लोग मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे खा जाएंगे। मैंने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या हुआ? भूख नहीं लगी क्या? खड़े क्यों हो? चलो खाते हैं। मेरे इतना कहते ही जियांग चियांग जल्दी से मेरे राइट साइड में बैठ गई और शेन्निंग मेरे पास ही बैठ गई। ये खाना बहुत अजीब माहौल में खाया गया। जो खाना मैं लेकर आया था उसके सामने लिन किंगहान की बातें एकदम बकवास लग रही थी। लाइव चैट वाले भी मजे ले रहे थे। मुझे तो लिन किंगहान के लिए एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। अभी कह रही थी कि गू मूशैंग के लिए खाना मत बचाना। क्या गू मूशैंग को तुम्हारे जले हुए खाने की जरूरत है? गू मूशैंग के खाने के सामने ची चैंग का खाना तो सुअर के खाने जैसा लग रहा है। स्टूडियो में किन रानवी स्क्रीन पर दिख रहे उस फिश सूप को घूर रही थी। जब मैं पहली बार उससे मिला था तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था। मैंने सिर्फ उसके लिए खाना बनाना सीखा था। उसे स्पाइसी खाना पसंद था, इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट शेफ से सिचुआन कुकिंग सीखी थी। और सबसे पहली डिश जो मैंने सीखी थी वो थी सिचुआन स्टाइल फिश सूप। दोपहर का वक्त था और कमेंटेटर्स भी खाना खा रहे थे। किन रानवी के सामने बाहर का खाना रखा था जो शैंग फेरान ने उसकी पसंद का ऑर्डर किया था। शुरुआत में तो उसे खाना अच्छा लगा, लेकिन जब उसने लाइव स्ट्रीम में वो फिश सूप और पॉरेज देखा तो उसकी भूख ही मर गई। किन रानवी के गुस्से वाले नेचर की वजह से बाकी कमेंटेटर्स ने उससे मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा और वो पूरी तरह से लाइव स्ट्रीम देखने में बिजी थी। इसलिए उसने शेन्निंग और जियांग कियान के बीच हुई बहस मिस कर दी। उसे कमेंट्स देखकर ही पता चला कि वो दोनों मेरे लिए लड़ पड़ी थी। जब दोनों मुझे ढूंढने जाने की बात कर रही थीं, तो किन रानवी का मूड बहुत खराब हो गया था। वो लगातार कमेंट्स पढ़ रही थी, ये देखने के लिए कि शायद उसे कोई काम की बात मिल जाए। शायद जियांग कियान सच में यहाँ उसका बदला लेने आई, जैसा कि कमेंट्स में लोग कह रहे थे। लेकिन उसे खुद पता था कि उसका अपनी मौसी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं। अगर उसने मुझसे शादी का फैसला नहीं किया होता तो वो इतने सालों में जियांग कियान से बात भी नहीं करती। लंच के बाद मेरे अलावा सबने टेबल साफ करने और बर्तन धोने की जिम्मेदारी ली। बाकी डेटिंग शोज की तरह यहाँ भी लड़के लड़कियां मिलकर काम कर रहे थे ताकि रोमांस के कुछ मोमेंट्स बन सके। डायरेक्टर ने कहा कि चलो सब पर्ची निकालो। लिन क्विंगहान ने धीरे से कहा, हम में से गू वोसेंग के अलावा किसी को खाना बनाना नहीं आता। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर डायरेक्टर ने कहा, चलो सब पर्ची निकालो। शेन्निंग ने मेरी तरफ देखा और एक पर्ची उठाई। उसके हाथ टेंशन से पसीज रहे थे। जियांग कियान ने सबसे आखिर में पर्ची उठाई। वो ऊपर से एकदम रिलैक्स लग रही थी, लेकिन उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थीं। जब उसने मेरा शौक वाला रिएक्शन देखा तो जियांग कियान मुस्कुरा दी। उसे यकीन हो गया था। लाइव चैट में सब लोग सांसें रोककर देख रहे थे कि कौन किसके साथ टीम में आएगा। लिन क्विंगहान ने अपनी पर्ची खोली और राहत की सांस ली। शेन्निंग का चेहरा पीला पड़ गया और जियांग कियान को पता था कि वो जीत गई है। पर्चियों पर मेरा नाम था, लिन क्विंगहान की चेंग के साथ, शेन्निंग ये यानहंग के साथ और जियांग कियान मेरे साथ। ये रिजल्ट सबके लिए अच्छा था। शेन्निंग के फैंस ने भी राहत की सांस ली। लाइव चैट में सब थैंक गॉड लिख रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी फेवरेट स्टार अंदर से कितनी दुखी है। किन रानवी ने भी ये रिजल्ट देखकर चैन की सांस ली, लेकिन जब कैमरा जियांग कियान के चेहरे पर गया तो उसे लगा जैसे उसने जियांग कियान की आंखों में एक जीत की चमक देखी है। क्या ये उसका वहम था? बर्तन धोने के बाद अब कमरे बांटने की बारी। लिन क्विंगहान ने अपने अमीर नखरे दिखाते हुए एक सिंगल रूम ले ली। लड़कों ने रॉक पेपर सीजर खेला और मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे सिंगल रूम मिल गया। दोपहर में डायरेक्टर ने कोई टास्क नहीं दिया, बल्कि सबको थोड़े पैसे दिए और कहा कि फ्री टाइम एंजॉय करो। ये यानहंग ने कहा कि चलो पास के कस्बे में चलकर कल के ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान ले आते हैं। मुझे ये आइडिया अच्छा लगा तो मैंने हाँ कह दिया। उसने सबसे पूछा, मैं और गू मुशिंग कस्बे में जा रहे हैं, कोई और चलेगा? जियांग चियन ने तुरंत कहा, मैं भी चलूंगी। उसके बाद शेन्निंग ने भी जाने के लिए कह दिया। लिन किंगहान ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगी, वहां देखने के लिए कुछ नहीं है, मैं यहीं सोकर आराम करूंगी। ची कॉन्ग को लिन किंगहान पसंद थी, इसलिए उसने ये मौका नहीं छोड़ा। तुम लोग जाओ, मैं और किंगहान घर पे रहेंगे। शो वालों ने हमें एक वैन दी थी। जियांग चियन ने पूछा कि ड्राइव कौन करेगा, और शेन्निंग ने कहा कि उसे ड्राइविंग नहीं आती। तो ये यानहेंग ने चाबी ले ली और मैं बिना कुछ सोचे फ्रंट सीट पे बैठ गया। ये यानहेंग ने मुझे हैरानी से देखा। उसे लगा था कि मैं पीछे किसी लड़की के साथ बैठूंगा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। जियांग चियन हो या शेन्निंग, मैं दोनों से दूर ही रहना चाहता था। सीट बेल्ट बांधने के बाद ये यानहेंग ने पूछा, क्या इस शो में प्रोफेशन गेस करने वाला कोई गेम है? मैंने कहा, डायरेक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया तो शायद नहीं होगा। लड़कियों में से 2 तो फेमस थी और मैं भी इंटरनेट पर ट्रेंड कर ही रहा था। उसने मुझसे पूछा, गू मुशेंग तुम क्या करते हो?
मैंने कहा, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है। मैं समझता हूँ तुम तो फैमिली बिजनेस संभालते होगे। इंटरनेट पर सब जानते थे कि गू फैमिली बहुत अमीर है और मैं इकलौता बेटा हूँ तो बिजनेस मुझे ही मिलेगा। सबको लग रहा था कि मैं बस यहाँ मजे करने या टाइम पास करने आया हूँ। मैंने हंसकर कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली। ये यान हैंग को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने पीछे जियांग चियन से पूछा, जियांग चियन, तुम क्या करती हो? उसने आराम से जवाब दिया, मैं भी गू मुशेंग की तरह अनएम्प्लॉयड हूँ। उसका स्टाइल देखकर ही लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। और लिन किंगहैन पहले ही बता चुकी थी कि जियांग चियन किन रनवी की मौसी है, मतलब वो भी अमीर है और शायद मेरी तरह फैमिली प्रॉपर्टी संभालेगी। ये यान हैंग ने मजाक में पूछा, क्या तुम और गू मुशेंग क्लोज हो? जियांग चियन ने मेरी गर्दन को घूरते हुए आराम से कहा, अभी नहीं, लेकिन आगे हो जाएंगे। उसके पास बैठी शेननिंग ने ये सब देखा। जियांग चियन के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी और वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मुझे खा जाएगी, वो भी इस बात की परवाह किए बिना कि कोई उसे देख रहा है। लाइव चैट में भी सबने ये नोटिस किया, जियांग चियन ऐसे देख रही है जैसे उसे खा जाएगी। ये तो कोई चुड़ैल लग रही है। कुछ लोग तो मुझे मजाक में टैंग मॉन्क बुला रहे थे, जिसे राक्षस खाना चाहते थे। गांव से कस्बे तक पहुंचने में 20 मिनट लगे। दोपहर के वक्त वहां ज्यादा लोग नहीं थे। हमने पहले कुछ सब्जियां खरीदी। मैंने आसपास की जगह को ध्यान से देखा। ये यान हैंग ने पूछा, और कुछ लेना है क्या? इतनी गर्मी और धूप में वो बस जल्दी से वापस जाना चाहता था। मैंने अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वहाँ थोड़ा काम है, बहुत गर्मी है, तुम लोग वापस चले जाओ। ये यनहैंग ने पूछा, तो तुम वापस कैसे आओगे? मैंने कहा, मैं कोई गाड़ी पकड़ लूंगा। ये यनहैंग ने जियांग चैन और शेन निंग से पूछा, तुम लोग क्या करोगी? दोनों ने कहा कि वो भी घूमना चाहती हैं। ये यनहैंग अकेला वापस नहीं जाना चाहता था। ठीक है, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट करता हूँ, कुछ हो तो कॉल कर लेना। उसने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो, भाई तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मुझे उसका इशारा समझ नहीं आया। मैं बस अकेला घूमना चाहता था, उनके साथ नहीं। जियांग चैन और शेन निंग, मैं दोनों से ही दूर रहना चाहता था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे वहां से खिसक लिया। मैं कस्बे में इसलिए आया था क्योंकि मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे। मैं अपने साथ ज्यादा कपड़े नहीं लाया था और गाँव के कामों के लिए सस्ते कपड़े लेना सही रहेगा। मैंने एक सन हैट, मस्कीटो रिपेलेंट और आर्म स्लीव्स खरीदे। फिर मैंने एक सस्ती सी स्लीवलेस टी शर्ट उठाई। दिखने में बेकार थी, लेकिन गर्मी के लिए सही थी और गंदी होने पर फेंकने में दुख भी नहीं होगा। तभी शेननिंग पता नहीं कहां से आ गई और मेरे हाथ में नीली टी शर्ट देखकर बोली, ये नीला रंग तुम पर अच्छा लगेगा। मुझे याद है जब तुम बास्केटबॉल खेलते थे तो इसी तरह की स्पोर्ट्स टी शर्ट पहनते थे। मैंने वो नीली टी शर्ट वापस रख दी और एक काली और एक ग्रे टी शर्ट चुन ली। मुझे अब ये पसंद नहीं है। उसने अपना माइक बंद किया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैंने ना में सिर हिलाया। प्यार में नाराजगी जैसी कोई चीज नहीं होती, बस बात ये होती है कि दो लोग एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। मैं और शेननिंग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। हम बचपन के दोस्त थे, एक साथ स्कूल गए, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब साथ किया। ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं अपने उस पहले प्यार के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं आती। 18 साल की उम्र में स्कूल खत्म होने के बाद हम नेचुरली रिलेशनशिप में आ गए थे। हमने डिसाइड किया था कि हम एक ही कॉलेज में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, प्यार करेंगे और शादी करेंगे। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो गई। स्कूल खत्म होने के बाद शेननिंग को एक फिल्म डायरेक्टर ने देख लिया और उसे एक छोटा सा रोल ऑफर किया। वो बस समर वेकेशन में टाइम पास करना चाहती थी, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि डायरेक्टर खुश हो गया और शेननिंग को भी एक्टिंग से प्यार हो गया। उसने अपना कॉलेज बदल लिया। मैं उसके फैसले के खिलाफ नहीं था, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा कि उसने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे कॉलेज शुरू होने के एक हफ्ते पहले पता चला कि उसने कॉलेज बदल लिया है। हमारा ब्रेकअप तो नहीं हुआ, लेकिन हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आ गए। मुझे लगा था कि हमारा प्यार हर मुश्किल पार कर लेगा, लेकिन मैंने डिस्टेंस को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था और शेननिंग के प्यार को ओवर एस्टिमेट कर लिया था। कॉलेज के पहले साल में ही उसने कंपनी ज्वाइन कर ली। अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस हो गई और कंपनी ने उसे सिंगल रहने को कहा। उसने प्यार की जगह करियर को चुना। उस वक्त मैं अक्सर उसे दूसरे एक्टर्स के साथ रोमांटिक सीन्स करते देखता था। भले ही वो एक्टिंग थी, लेकिन वो हमारे असली रिलेशनशिप से ज्यादा रियल लगती थी। सब कहते थे कि वो दूसरों के साथ कितनी अच्छी लगती है। इंटरनेट पर उनके लव स्टोरीज लिखे जाते थे। मुझे पता था कि ये उसका काम है, लेकिन ये सोचकर ही मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो लाइफ भर ऐसे ही दूसरों के साथ रोमांटिक सीन्स करेगी। इसलिए जब उसने ब्रेकअप के लिए कहा तो मुझे बुरा लगने की जगह रिलीफ फील हुआ। ब्रेकअप के बाद मैंने उससे अपनी लाइफ से पूरी तरह निकाल दिया। उसके नंबर ब्लॉक कर दिए, इंटरनेट पर उसकी खबरें देखना बंद कर दिया और अपनी पढ़ाई में लग गया। जब मैं किन रानवे से मिला तब जाकर मैं सच में अपने पास्ट से बाहर निकल पाया। ये सच है कि किसी को भूलने का सबसे आसान तरीका है किसी और से प्यार कर लेना। ब्रेकअप के 2 साल बाद शेननिंग ने मुझसे पूछा कि क्या
क्या मैं अभी भी उससे नाराज हूँ? मैंने हंसकर कहा, शेननिंग, हमारा चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगर तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करें तो मुझसे दूर रहो। उसने दुखी होकर पूछा कि क्या मुझे सच में कोई परवाह नहीं है। वो चाहती थी कि मैं उसे एक और मौका दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। शेननिंग, तुम मुझे जानती हो, एक बार जो रिश्ता खत्म हो गया मैं उसे दोबारा शुरू नहीं करता। इन सालों में शेननिंग ने मुझे बहुत हर्ट किया था। सच कहूँ तो जो शीशा एक बार टूट जाए उसे जोड़ने पर भी दरारें रह ही जाती हैं। मैं सच में शेननिंग के साथ दोबारा जुड़ना नहीं चाहता था। अगर कैमरा आसपास नहीं होता तो जब वो शो में आई थी मैं उससे बात तक नहीं करता। मैंने कुछ कपड़े लिए जिनका बिल 100 रुपए से भी कम बना और मैं वहां से जल्दी से निकल गया। शेननिंग ने मेरा पीछा नहीं किया, उसमें हिम्मत ही नहीं थी। तभी क्रू मेंबर ने उसे फोन दिया और कहा कि कोई उससे बात करना चाहता है। शेननिंग कैमरा से दूर गई। फोन पर उसकी मैनेजर लैंड जे थी। शेननिंग, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, गू मुसेंग से दूर रहो। तुमने अपनी रेपुटेशन खराब करके शो में आने का फैसला किया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? तुम एक फेमस स्टार हो और तुम उस लड़के के पीछे जा रही हो जिसे किसी और ने रिजेक्ट कर दिया है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे बस वही चाहिए। अपने पास्ट को याद करके उसका दिल भर आया। उसने पूरी फर्मनेस के साथ कहा, लैंजिए, मुझे बस वही चाहिए। मैं 5 साल पहले ही उसे खो चुकी हूँ और अब जाकर वो सिंगल हुआ है। हमने कॉन्ट्रैक्ट में तय किया था कि जब मैं सारे अवार्ड्स जीत लूंगी तो तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दोगी। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है, तो प्लीज मुझे मत रोको। गाड़ी में वापस जाते वक्त येन हैंग ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या खरीदा है। मैंने बताया कि ये गाँव के कामों के लिए है। वापस जाते वक्त हमने ज्यादा बात नहीं की। मैं बस आंखें बंद करके आराम कर रहा था, लेकिन लाइव चैट में बातें चल रही थी। सब गेस कर रहे थे कि मेरे और शेननिंग के बीच क्या स्टोरी है और शेननिंग मेरे लिए अपने फैंस को छोड़ने को तैयार क्यों है। घर वापस आकर मैंने रात का खाना बनाना शुरू किया। लिन क्विंग हैन भी आ गई और आलू छीलने में मेरी मदद करने लगी। उसने बहुत अच्छे से आलू छीले तो मैंने उसकी तारीफ कर दी। मेरी तारीफ सुनकर वो ऐसे खुश हो गई जैसे किसी स्कूल के बच्चे को शाबाशी मिल गई हो, और वो मुस्कुराने लगी। उसने शकरकंद और सब्जियां भी धो दी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो उतनी भी बुरी नहीं है, बस थोड़ी सी तारीफ से वो पूरा दिन खुश रह सकती है। लिन क्विंग हैन का ये एटीट्यूड मुझे थोड़ा मजाकिया और थोड़ा इरिटेटिंग लगा, लेकिन उसका बचपन ऐसा ही था। वो घर में दूसरे नंबर पर थी और उसे कभी अटेंशन नहीं मिला। जब वो इंडस्ट्री में आई तो उसे यूजलेस कहा गया। सबको लगता था कि वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। बस मेरी थोड़ी सी तारीफ सुनकर ही वो इतनी खुश हो गई थी। मैं किचन में पसीने से भीग रहा था और वो बर्तन धोने और टेबल साफ करने में लगी थी। लिन क्विंग हैन दिल की बुरी नहीं थी, वो बस सीधी बात बोलती थी और वो किन रैनवे के लिए इसलिए लड़ रही थी क्योंकि किन रैनवे उसकी इकलौती दोस्त थी। दूसरी तरफ जियान कियान ने नहाने के बाद कैजुअल कपड़े पहन लिए थे और वो और भी ज्यादा फ्रेंडली लग रही थी। उसकी फेयर स्किन पर हल्की सी लाली थी और आंखें एकदम साफ लग रही थी। सुबह की उस लाल ड्रेस वाली हॉट लुक से एकदम अलग अब वो बहुत स्वीट लग रही थी। मैं खाना बनाने में फोकस कर रहा था। दोपहर का फिश सूप अभी बचा था जिसे हम हॉट पॉट की तरह यूज कर सकते थे। मैंने स्पाइसी श्रेडेड पोटैटोज और एग विद टोफू सूप भी बनाया। 4 डिश थी लेकिन क्वांटिटी बहुत थी। 6 लोगों के लिए काफी था। कैमरा मेरे आलू काटने के स्टाइल पर फोकस कर रहा था। मैं इतनी तेजी से काट रहा था कि खटखट की आवाज आ रही थी। लिन क्विंग हैन लहसुन छीलते हुए मेरे नाइफ स्किल्स को हैरानी से देख रही थी। किन रैनवे हमेशा कहती थी कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। लिन क्विंग हैन को पहले यकीन नहीं होता था, लेकिन आज मेरी स्पीड देखकर उसे भी मानना पड़ा। दोपहर में वो अपनी ईगो की वजह से भूखी रह गई थी। अब इन डिशेस को देखकर उसके मुंह में पानी आ रहा था। जियांग चियान मेरे पास आई। उसके नहाने के बाद की फ्रेश खुशबू आ रही थी। उसने पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, अभी नहीं। उसने एक एप्रन निकाला और मुझे देते हुए कहा, ये पहन लो। मैं मना करने वाला था, लेकिन वो बहुत पास आ गई थी। मैंने हाथ बढ़ाया तो उसने एप्रन पीछे कर लिया। तुम्हारे हाथ गंदे हैं, मैं पहना देती हूँ। उसने मुझे मना करने का मौका ही नहीं दिया और धीरे से बोली, अपना सिर झुकाओ। मुझे मजबूरन सिर झुकाना पड़ा। कुछ सेकंड्स के लिए उसके हाथ मेरी गर्दन को छू रहे थे। उसकी सांसें मुझे फील हो रही थी और उसकी खुशबू मेरे दिमाग पर छा रही थी। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, गुड बॉय। मैं एकदम सुन रह गया। उसने हल्की सी स्माइल दी और उसके नाजुक हाथों ने मेरी कमर पर एप्रन बांध दिया, जैसे उसने मुझे पीछे से हक कर लिया हो। डायरेक्टर की आंखें चमक उठी। कैमरा ने मेरे फेस पर फोकस किया और मेरा नर्वस एक्सप्रेशन रिकॉर्ड हो गया। मेरे लाल कान और कांपते हुए हाथ सब कैमरा में कैप्चर हो गए। उसने एप्रन बांधकर एक बो बना दिया। मैंने अजीब सा फील करते हुए अपनी कमर को छुआ जहां उसने मुझे टच किया था। आखिरकार डिनर का टाइम हो गया। सब गोल टेबल पर बैठे थे। बैठने का तरीका दोपहर वाला ही था। मैं शेननिंग और जियांग चियान के बीच में बैठा था। सबने मेरी खाने की बहुत तारीफ की। लिंग चिंगहैन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो लगातार खाए जा रही थी। लिंग चिंगहैन पानी पीते हुए अपना पेट सहला रही थी और सोच रही थी कि किन रैनवे ने पिछले 2 सालों में बहुत अच्छा खाना खाया है। इतने साल दोस्त रहने के बाद भी किन रैनवे ने उसे कभी मुझसे मेरे हाथ का खाना खाने के लिए नहीं बुलाया था। ये तो बहुत गलत बात है। स्टूडियो में कमेंटेटर्स का काम खत्म होने वाला था। डायरेक्टर शेन ली ने पूछा, किन रैनवे, क्या तुमने कभी अपने दोस्तों को घर पर खाने पर बुलाया है? उसने कहा, नहीं। शेन ली ने तुरंत कहा, तो मतलब लिंग चिंगहैन पहली बार गू मुशेंग का खाना खा रही है?
आज पूरा दिन शेनली जानबूझकर मेरे बारे में बात कर रही थी और टेंशन क्रिएट कर रही थी। किन रानवे ने हाल ही में मुझसे एंगेजमेंट तोड़ी थी और अब वो अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ मुझे दूसरी लड़कियों, अपनी मौसी और अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करते हुए देख रही थी। ये शो का सबसे बड़ा ड्रामा था। शेनली अपनी पेन घुमाते हुए बोली, मुझे लगता है लिंग चिंगहैन गू मुशेंग का खाना खाकर बहुत खुश है। हो सकता है दोनों में कुछ हो जाए। किन रानवे ने कोल्ड टोन में कहा, लिंग चिंगहैन गू मुशेंग को कभी पसंद नहीं करेगी। शेनली हंसी, पहले नहीं करती होगी लेकिन आगे का क्या पता। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए होस्ट ली ले ने टॉपिक चेंज किया। आज के दिन के बाद आपको कौन सा कपल सबसे अच्छा लग रहा है? किसी ने कहा अभी तो पहला ही दिन है, कुछ कह नहीं सकते। किसी ने लिन किंगहान और ची चैंग का नाम लिया क्योंकि ची चैंग लिन किंगहान को बहुत अटेंशन दे रहा था। सबने एग्री किया। जब शेंग फरहान की बारी आई तो उसने किन रानवे को देखकर कहा, मुझे लगता है गू मुशेंग और शेननिंग वो पहले से एक दूसरे को जानते हैं और शेननिंग मुशेंग का बहुत ख्याल रखती है। उसके इतना कहते ही किन रानवे का मूड खराब हो गया। शेननिंग ने भी हाँ में हाँ मिलाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है। गू मुशेंग बहुत अट्रैक्टिव है। इंटरनेट पर जो भी कहा जा रहा है वो सच नहीं है। मुझे तो वो बहुत पसंद आया। शेन लिबी जानबूझकर ऐसी बातें बोल रही थी ताकि शो हिट हो जाए। डिनर के बाद सब सोने चले गए। मैं भी बहुत थक गया था। जियांग चैन और शेन निंग एक ही कमरे में थीं। दोनों आमने सामने खड़ी थीं, आंखों में गुस्सा था। शेन निंग ने सीधा पूछा, तुम गू मुशेंग को कब से जानती हो? शेन निंग ने बिना डरे जवाब दिया, बहुत पहले से। जब मैं 7 साल की थी, हमारे घर पास थे। हम साथ स्कूल जाते थे, साथ खाते थे। उसकी दादी मुझे बहुत पसंद करती थी। उन्होंने तो हमारी शादी की बात भी की थी। जियांग चैन मुस्कुराई, तुमने खुद कहा बात की थी, हुई तो नहीं ना? शेन निंग ने टॉपिक चेंज किया, मैंने और मुशेंग ने डेट भी किया है। वो चाहती थी कि जियांग चैन पीछे हट जाए। जियांग चैन ने आराम से कहा, डेट किया है तो क्या हुआ, ब्रेकअप भी तो हो गया ना। इसका मतलब है कि तुम उससे सच में प्यार नहीं करती थी। अगर करती तो उसे छोड़ती क्यों? शेन निंग का चेहरा पीला पड़ गया और वो घबरा गई। हम फर्स्ट लव थे और फर्स्ट लव भुलाना बहुत मुश्किल होता है। हम शायद फिर से साथ आ जाएं। और तुम तो किन रानवे की मौसी हो, तुम्हें तो यहाँ होने का कोई हक नहीं है। जियांग चैन की आंखें ठंडी हो गईं। हक है या नहीं ये तुम डिसाइड नहीं करोगी। रात को गांव में बहुत शांति थी। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। सुबह थोड़ी ठंड थी। मैंने पूर्व की तरफ मुंह करके ताइची और बदवानजिन एक्सरसाइज की। मैं ये सब बहुत अच्छे से कर रहा था, लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते उन्हें लगेगा कि मैं बस शो ऑफ कर रहा हूँ। एक्सरसाइज के बाद मैंने अपने थर्मस में कुछ गोजी बेरीज डाली। डायरेक्टर और स्टाफ मेरे बारे में बात कर रहे थे, बाकी सब सो रहे थे। मैं किचन में गया और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू किया। मैंने दलिया और बंस बनाए और कुछ कोल्ड डिशेस भी तैयार की। डायरेक्टर ने देखा कि मैं फ्री हूँ तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। कल रात नींद कैसी आई? मैंने हंसकर कहा, बहुत अच्छी। यहाँ की हवा बहुत अच्छी है। मुझे नॉर्मली नींद नहीं आती, लेकिन यहाँ बहुत अच्छी नींद आई। डायरेक्टर ने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ कोई लड़की पसंद आई? मैंने थोड़ा सोचा, अभी तक तो नहीं। डायरेक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। 3 दिन बाद तुम्हें अपने पसंद की लड़की को टेक्स्ट करना होगा, तो अच्छे से सोच लेना। शो में टेक्स्ट करने का भी एक सेगमेंट है। डायरेक्टर ने बताया कि 1 साइडेड टेक्स्ट मतलब रिजेक्शन और 2 साइडेड मतलब मैच। टेक्स्ट में फीलिंग्स बताना जरूरी नहीं है, बस जिसे चाहो उसे टेक्स्ट कर सकते हो। डायरेक्टर ने मुझे वॉर्न किया। पिछले शो में एक लड़के ने सबको टेक्स्ट कर दिया था और उसे इंटरनेट पर प्ले बॉय का टैग मिल गया था। मैं तो सबको थैंक यू का मैसेज भेजने वाला था, लेकिन अब मुझे सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो शेन निंग को नहीं भेजना और बाकी बची जियांग चियन और लिन किंगहैन। जियांग चियन का एटीट्यूड मेरे लिए थोड़ा अजीब है और लिन किंगहैन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वो मुझे टेक्स्ट नहीं करेगी। डायरेक्टर ने मुझसे शेन निंग के साथ पास्ट के बारे में पूछा। मैंने बताया कि हम साथ बड़े हुए हैं, लेकिन कॉलेज के बाद हमारी बात बंद हो गई। डायरेक्टर ने पूछा कि उसे यहां देखकर कैसा लगा। मैंने कहा कि मुझे बहुत हैरानी हुई। डायरेक्टर ने मुस्कुराकर मेरे कंधे पर हाथ रखा, तुम बहुत अच्छे हो, और सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं सोचता। इंटरव्यू के बाद में कंफ्यूज था, डायरेक्टर की बातों का क्या मतलब था। फिर डायरेक्टर ने सबसे इंटरव्यू लिया। जियांग चियन ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। की चेंग ने मान लिया कि उसे लिन किंगहैन पसंद है। शेन निंग ने कहा कि लोगों को किसी के बारे में दूसरों की बातें सुनकर जज नहीं करना चाहिए। उसकी ये बात मेरे सपोर्ट में लग रही थी। ये यान हैंग ने कहा कि उसे शेन निंग पसंद है और लिन किंगहैन ने साफ कह दिया कि उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूं। शो वालों ने आज का टास्क दिया, गांव वालों की धान काटने में मदद करना। जो सबसे पहले खत्म करेगा उसे 8 एक्सचेंज कार्ड मिलेगा, जिससे वो अपना डेट बदल सकेगा। अगर 3 घंटे में काम खत्म नहीं हुआ तो लिविंग एक्सपेंसेस नहीं मिलेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े। सुबह 9 बजे 25 डिग्री टेम्परेचर था, जो ठीक था, लेकिन दोपहर तक 33 डिग्री हो जाएगा। लिन किंगहैन सनस्क्रीन और मेकअप लगाने में बहुत टाइम लगा रही थी। मैंने वीडियोज में धान काटते हुए देखा था, लगता ईजी है लेकिन मुश्किल होता है। मुझे कीचड़ और गर्मी की
आदत नहीं थी, लेकिन मेरा फोकस बहुत अच्छा था और मैं जल्दी सीख गया। एक्सचेंज कार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि मैं आगे जाकर डिसाइड कर सकूं कि किसके साथ डेट पर जाना है। मुझे लगा मैं बहुत फास्ट हूं, लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो जियांग चेन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसके चेहरे और बालों पर कीचड़ और घास लगी थी, कपड़े गंदे हो गए थे। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो इतनी क्लीन रहने वाली लड़की है। लगता है उसे भी वो कार्ड चाहिए। ये सोचकर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन उसने मुझे पकड़ ही लिया। टाइम खत्म हुआ और जियांग चेन ने सिर्फ 1 घंटे में काम खत्म कर लिया था। उसने अपनी दराती हवा में उठाई और कहा कि वो फर्स्ट आई है। सब उसे देख रहे थे। इतने गंदे कपड़ों में भी उसकी ब्यूटी छुप नहीं रही थी। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। वहां खून निकल रहा था। तुम्हारा हाथ कट गया है, मैंने उसे बताया। स्टाफ जल्दी से फर्स्ट एड किट लेकर आया। जैसे ही स्प्रे लगा उसने दर्द से सांस खींची, लेकिन कहा कि वो ठीक है। स्टाफ ने पूछा कि क्या उसे टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, गू मुशेंग, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो और आते वक्त कुछ सब्जियां भी ले आना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। खेत से बाहर आकर मैंने अपनी टी शर्ट उतारी तो मेरी बॉडी देखकर सब हैरान रह गए। लाइव चैट वाले पागल हो गए। 8 पैक एब्स। मुझे लगा था गू मुशेंग बात कमजोर सा है, लेकिन ये तो बहुत फिट है। तुम लोगों ने कोई मर्द नहीं देखा क्या? ये क्या कमेंट्स कर रहे हो? देखकर तो मुझे भी शर्म आ रही है। मैंने घर जाकर शावर लिया और कपड़े बदले। जियांग चेन के तैयार होने के बाद हम दोनों कस्बे की तरफ निकल गए। रास्ते में मैंने देखा कि उसकी उंगलियां बहुत नाजुक हैं, लेकिन वो चोट बहुत गहरी थी। क्या अभी भी दर्द हो रहा है? जियांग चेन ने अपना हाथ मेरे होठों के पास कर दिया और बोली, हाँ दर्द हो रहा है। क्या तुम फूंक मार दोगे? मैंने उसे इग्नोर कर दिया। हॉस्पिटल जाकर हमने इंजेक्शन लगवाया और फिर सब्जियां लेने गए। रास्ते में मैंने उसका पूरा ख्याल रखा। उसने मुझसे पूछा, आज डायरेक्टर ने टेक्स्ट वाले टास्क के बारे में बताया था, तुम किसे टेक्स्ट करने वाले हो? मैंने कहा, पता नहीं, बाद में सोचूंगा। उसने एक नॉटी स्माइल दी और मुझे मार्केट के एक कोने में ले गई। उसने धीरे से कहा कि 3 दिन बाद वो मुझे टेक्स्ट करेगी। मुझे समझ नहीं आया। उसने बताया कि वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना चाहती है। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे भी फॉल्स होप्स नहीं चाहिए थे, लेकिन जियांग चेन के देखने के तरीके से मुझे अजीब लग रहा था। इस शो में जियांग चेन का होना मेरे लिए सबसे बड़ी सरप्राइज थी और मैं उसके साथ डेट पर नहीं जाना चाहता था। अब जब बात क्लियर हो गई थी तो मुझे अच्छा लग रहा था। वैसे भी जियांग चेन मुझे क्यों पसंद करेगी? उसने मुझे बताया कि उसकी फैमिली उस पर शादी का प्रेशर बना रही थी, इसलिए वो शो में आ गई। मैंने कहा, येन हैंग और की चैंग भी तो अच्छे हैं। उसने कहा, जो पहली नज़र में पसंद ना आए वो कभी पसंद नहीं आ सकता। उसने ये भी कहा कि वो दोनों मेरे जितने अच्छे नहीं हैं। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, लेकिन उसकी अगली बात ने मुझे शांत कर दिया। गू मुशेंग, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा किसे टेक्स्ट करो तो मुझे कर देना। वैसे भी हम दोनों को कोई पसंद नहीं है, तो एक दूसरे को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं हेजिटेट कर रहा था। अगर हम एक दूसरे को टेक्स्ट करेंगे तो इंटरनेट पर और बातें बनेंगी। जियांग शियान ने कहा, शो के बाद मैं इंटरनेट पर सब क्लियर कर दूंगी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जियांग सिस्टर, सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम यहाँ किन रानवे का बदला लेने आई हो। जियांग शियान ने फ्राउन किया। वो किन रानवे के लिए बदला क्यों लेगी? भले ही किन रानवे उसे मौसी बुलाती है, लेकिन उनका रिलेशन कुछ खास नहीं था। अगर मेरी किन रानवे से एंगेजमेंट नहीं हुई होती तो वो शायद ही कभी बात करती। मैंने क्लियर कर दिया, अब मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है तो मैं सब रिश्ते खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ऑडियंस को कोई गलत फहमी हो। शो के बाद मैं अपनी लाइफ आराम से जीना चाहता हूँ। मुझे किन फैमिली या जियांग फैमिली से कोई मतलब नहीं है। मुझे कन्विंस करना इतना आसान नहीं था। जियांग शियान की आंखें उदास हो गईं। उसे पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगा। मैं समझती हूँ, तो क्या तुम शेननिंग को टेक्स्ट करोगे? मैंने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं। उसे लगा कि अभी चांस है, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। शेननिंग को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। कल रात उसने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव है और वो सिर्फ तुम्हारे लिए शो में आई है। वो तुम्हें भूली नहीं है और उसने मुझसे तुमसे दूर रहने को कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि शेननिंग ऐसी बातें करेगी। जियांग शियान ने पूछा, क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में थे? पास्ट की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। ये बहुत पुरानी बात है, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। जियांग सिस्टर, ये सच है, लेकिन तुम किसी को मत बताना। उसने मजाक में कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन शेननिंग तुम्हारे साथ डेट पर जाने की पूरी कोशिश करेगी। अगर तुम्हें समझ न आए कि उसे कैसे मना करना है तो तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे लगा वो मजाक कर रही है, तो मैंने मना नहीं किया। मैं सोचूंगा। तभी स्टाफ हमें ढूंढता हुआ आया। मैं यहाँ हूँ, चलो वापस चलते हैं, बहुत लेट हो गया है। जियांग शियान ने कहा, हाँ चलो। स्टाफ पसीने से भीगा हुआ था। तुम लोग कहाँ चले गए थे और तुमने अपने माइक्स क्यों बंद कर रखे थे? जियांग शियान ने कैमरा की तरफ आंख मारते हुए कहा, हम कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। वापस आकर मैं सीधा किचन में गया। जियांग शियान मेरी मदद करने लगी। उसके हाथ पर चोट थी तो वो पानी वाले काम नहीं कर सकती थी, बस छोटे मोटे काम कर रही थी। आज मैं 2 डिशेस बनाना चाहता था। जियांग शियान ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कुकिंग भी आती है? मुझे बस कुछ बेसिक डिशेस आती हैं। तुमने मुझे सब्जियां धोने या काटने नहीं दी तो मैं सिर्फ कुक ही कर सकती हूँ। मुझे कम मत समझना, मेरी कुकिंग तुम्हारे जैसी अच्छी ना हो, लेकिन खाने में टेस्टी होती है। जियांग शियान कुकिंग करना चाहती थी तो मैंने उसे करने दिया।
वो बर्तन धोने, तेल गर्म करने में एक्सपर्ट लग रही थी। मेरा एप्रन बांध दो। मैंने एप्रन लिया और उसके सामने कर दिया। जियांग चैन के एक हाथ में स्पैचुला था और दूसरे में सब्जियां। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे गले लग रही है। मैं उसके पीछे खड़ा था और वो नीचे देख रही थी। तभी उसने सब्जियां गरम तेल में डाल दी। आग तेज थी और सब्जियों के डालते ही आग भड़क उठी। जियांग चैन डरकर पीछे हटी और मेरे सीने से टकरा गई। गर्मी बहुत थी और हमने हल्के कपड़े पहने थे, तो मुझे उसकी बॉडी की हीट और हार्ट बीट दोनों फील हो रही थी। मैंने तुरंत उसे अपने पीछे किया और बर्तन पर ढक्कन रख दिया और आग को कंट्रोल किया। क्या तुम ठीक हो? जियांग चैन डर गई थी। वो अपना सीना सहलाते हुए बोली, मैं डर गई थी, अच्छा हुआ आग नहीं लगी। ढक्कन हटाकर देखा तो सब्जियां जल चुकी थीं। मैंने उन्हें निकाला और कहा, मैं ही कुकिंग कर लेता हूँ। उसे थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। मैं तो बस शो ऑफ करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि लकड़ियों वाली आग कंट्रोल करना इतना मुश्किल है। मैंने कहा, ऐसा ही होता है, तुम बस आग का ध्यान रखो। ठीक है। जियांग चैन ने अपना एप्रन छुआ और पूछा, क्या तुम्हें एप्रन चाहिए? तुम ही पहन लो, मुझे नहीं चाहिए। वो मेरे पीछे खड़ी थी और बाहर से आती आवाजें सुनकर उसने हल्की सी स्माइल दी। उसकी आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कहानी को जारी रखें तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।